खांसी कब लाइफ थ्रेटनिंग बन जाती है, मतलब कब बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती है? अगर ये खांसी 2 हफ्ते तक चल रही है हम्म। और इम्प्रोवाइज नहीं हो रही है आपकी होम रेमेडीज से, कोशिश करिए पल्मोनोलॉजिस्ट को दिखाएं। जब ड्रिंकिंग की बात होती है, अल्कोहल की बात होती है, तो लोग कहते हैं कि भाई मैं तो सोशल ड्रिंकिंग करता हूँ, सोशल स्मोकिंग। तो वो कभी कभी से क्या फ़र्क पड़ता है? जो डैमेज है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कितनी सिगरेट आप दिन की पीते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन सर, वेलकम टू आवर शो। दो तीन तरह की ऐसी कौन सी दवाएं जो तो बिल्कुल ही आपको नहीं लेनी चाहिए? कफ सिरप्स यूजलेस, एंटी एलर्जिक्स, हाँ। एंटीबायोटिक्स, हाँ। स्टेरॉइड्स, हाँ। ये तो बिल्कुल ही आप टच की मत करिए। डायबिटीज है, हाँ। उसका एक कारण जो है ये पोल्यूशन है। टीबी के लिए भी थोड़ा बहुत आप कि वो बढ़ क्यों रही है प्रॉब्लम का? 100 लोगों से आप दिन में मिलते हैं, उसमें किसी को टीबी हो सकता है, तो टीबी आप किसी से भी कैच कर सकते हैं। आपकी अगर इम्यूनिटी थोड़ी भी गड़बड़ाई हुई है, वो टीबी का जो बैक्टीरिया बैठेगा। एक चीज जो भारत में बिल्कुल ही नहीं थी वो थी लंग ट्रांसप्लांटेशन। सो लंग ट्रांसप्लांट होता है कि अगर आपके फेफड़े खराब हो गए, डॉक्टर हर्षवर्धन सर, वेलकम टू आवर शो। थैंक्स फॉर अगेन कॉलिंग मी। नहीं सर, इट्स आवर प्लेजर। सर, पहला सवाल हमारा यही रहेगा, क्योंकि जो हम अगर लंग्स की बात करते हैं, चेस्ट की बात करते हैं, तो खांसी से हम शुरू करते हैं। आजकल देख भी रहे हैं, कॉमन, बहुत ही कॉमन हो गया है खांसी। तो खांसी कब लाइफ थ्रेटनिंग बन जाती है, मतलब कब बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती है? एक सिंपल सी चीज है सब, मतलब इंडिया में हमारी बहुत सालों से मैं देख रहा हूँ, जब से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जी। कि हमारी सिविलाइजेशन जो है लंग्स को बहुत ज़्यादा इग्नोर करती है। हम्म। मतलब हम सोचते हैं कि एक्चुअली बाकी हम्म। हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, Yes, ब्रेन yes. बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ। लंग्स तो हैं, ठीक है, चलते जी। रहेंगे, बढ़िया से चलते रहेंगे। बिल्कुल। और इसी चीज़ में मैंने बहुत कॉमनली देखा है, पर्टिकुलरली इंडियन फीमेल्स में मैंने बहुत कॉमनली देखा है अच्छा। कि अपनी कफ को, जो हम्म। खांसी है उसको बहुत इग्नोर। हम्म। तो मैं सबको बताता हूँ जो हम्म। भी मेरे पॉडकास्ट होते हैं या मेरे हम्म। वीडियोस होते हैं उसमें, हम्म। कि अगर आपको खांसी हो रही है हम्म। तो पहले तो आप ले लीजिए, पहले घर का इलाज ले लीजिए, एक आध दिन जो भी कर लीजिए, ठीक है। आसपास में भी आप कर सकते हैं। लेकिन हम्म। अगर ये खांसी हम्म। 2 वीक्स, दो हम्म। हफ्ते का एक कट ऑफ पॉइंट बना लीजिए कि हम्म। अगर ये खांसी 2 हफ्ते तक चल रही है हम्म। और इम्प्रोवाइज नहीं हो रही है आपकी होम रेमेडीज से, हम्म। या आपने अपने जनरल फिजिशियन को दिखा लिया, अपने आसपास दिखा लिया, उससे नहीं ठीक हो रही है, हम्म। सो इमीडिएटली हम्म। आपको अपने किसी ना किसी स्पेशलिस्ट को अपने आसपास के, दिखाना। कोशिश करिए पल्मोनोलॉजिस्ट को दिखाएं। अगर हम्म। आपके आसपास पल्मोनोलॉजिस्ट नहीं है, जो भी डॉक्टर साहब चेस्ट की दवाइयाँ देते हैं उनको दिखाएं। और राइट। अगर आप स्पेशलाइज सेंटर्स के आसपास हैं, जैसे मेदांता है, मैक्स है, सो आप वहां जाके किसी सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर को जरूर दिखाएं। सो ओके। कट ऑफ आपको जो देखना है हाँ दैट हाँ। इज 2 वीक्स। 2 वीक्स मतलब 2 हफ्ते? 2 हफ्ते का अच्छा। आपको याद रखना ही पड़ेगा कि अगर कोई भी खांसी दो हम्म। हफ्ते से ज्यादा चल रही है, हम्म। then you should consult a specialist. राइट। तो सर, जैसे खांसी की बात की हमने, आजकल सांस से संबंधित प्रॉब्लम, कोई भी जो रेस्पिरेटरी वाले इशू है, वो कॉमन थोड़े हो गए हैं। मतलब ज़्यादातर जैसे किसी से भी आप बात करेंगे, वो बोलेंगे कि नहीं, खांसी तो हो ही रही है, बिकॉज पोल्यूशन है, ये है। तो ये एक्चुअल में मतलब प्रॉब्लम बढ़ रही है, या इसके पीछे एग्जैक्ट आपको रीज़न लगता है क्या है? देखिए सर, मैं मतलब रेस्पिरेटरी डिजीज को या हाँ। छाती की प्रॉब्लम्स को 2 फेजेस में डिवाइड करता हूँ। एक ओके। है प्री कोविड, जब कोई भी छाती के बारे में नहीं सोच रहा था, लंग्स के बारे में नहीं सोच रहा था। राइट। जैसे ही कोविड आया सर, हाँ। लोगों को एक चीज समझ आई हाँ। कि जितना इम्पोर्टेंट हार्ट है, शायद उतना ही इम्पोर्टेंट लंग्स है। क्योंकि जितनी भी मृत्यु हुई कोविड के दौरान, वो सारी की सारी रेस्पिरेटरी फेलियर से। ये तो रेस्पिरेटरी फेलियर का मतलब आपके लंग्स फेल हो गए और लोग बेचारे चले गए। सो ये फेज 1 में भी हुआ, फेज 2 में भी हुआ। सो
मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि चलिए सिंपल खांसी है, आजकल बहुत कॉमन हो गई है सर। यस ये कोविड के ही आप वेरिएंट्स मान सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेप एंड साइजेस में अपने आपको बदल के आते हैं, और हर सीजनल चेंज के बाद हफ्ते थोड़ा बहुत अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, दैट इज ओके, बट वो अगर रिजॉल्व हो जाता है 1 वीक के अंदर तो फिर ठीक है। अगर आपकी कोई भी खांसी या कोई भी आपका ऐसा सिम्टम जो है वो बाकी किसी सिम्टम से एसोसिएटेड है, जैसे मैं 3-4 सिम्टम यहाँ जरूर बताना चाहूंगा। बिल्कुल सर। अगर आपकी खांसी के साथ आपको ब्लड आता है, जिसको हेमोप्टाइसिस कहते हैं, बहुत ही डेंजरस चीज है। कितनी बार आए, मतलब फ्रीक्वेंसी कोई कैसे? भी फ्रीक्वेंसी अच्छा सर, कितना? अच्छा। अगर एक बार भी आपको स्ट्रीक ऑफ ब्लड, आधा चम्मच ब्लड, कटोरी के हिसाब से ब्लड हाँ, हाँ। ऐसा आता है, इट्स वेरी डेंजरस। ओह। आपका वजन कम हो रहा है खांसी के साथ साथ, आपकी भूख कम हो रही है, और आपकी सांस लेने की जो कैपेसिटी है वो कम हो रही है, जिसको हम ब्रेथलेसनेस कहते हैं नॉर्मल भाषा में, कि जब आप सपोज करिए आपका घर दूसरी मंजिल पे है या तीसरी मंजिल पे है, या इनफैक्ट ग्राउंड फ्लोर पे भी है, और आप 100-200 मीटर पहले आराम से चल पाते थे, और अब वो 100-200 मीटर या 1 या 2 मंजिल चढ़ने में आपकी सांस घूमने लगी। ओके। सो आप इसको कोरिलेट करिए सिम्टम्स के साथ, हाँ, खांसी हाँ, प्लस ब्लड आना हाँ, प्लस वेट सांस। लॉस होना, हाँ, या फिर भूख कम लगना, हाँ। और आपका सांस सांस चढ़ना चढ़ना। 200-300 मीटर चलने के। ओके। अगर ये किसी भी कॉम्बिनेशन में आपके साथ हो रहा है, इमीडिएटली सर, जो इमीडिएटली आसपास का अच्छा चेस्ट फिजिशियन है, पल्मोनोलॉजिस्ट है, थोरेसिक सर्जन है, उसके पास चले जाइए, क्योंकि पॉइंट ये है कि अगर आप इसको मिस करते हैं, व्हेन यू आर गोइंग टू फॉल इन ट्रबल, में कुछ दिन के बाद आप उस चीज को रिग्रेट करेंगे कि आपने ये क्यों मिस किया। ओह, मतलब इनमें से कोई 2 सिम्पटम भी हो तो, बिल्कुल। या एक भी सिम्पटम? अगर एक भी हो जाए, एक जिस तरह ब्लड आना है, खांसी, राइट, हेमोप्टाइसिस, वो अपने में ही इतना खतरनाक सिम्टम है कि उसको इमीडिएटली इवैल्यूएट कराना चाहिए। लोग सोचते हैं शायद हमने सुबह बुरी तरह से ब्रश कर लिया होगा, उसकी राइट, वजह से राइट, हो ये रहा से होगा, ऐसा चलो कुछ। 2-3 दिन देख लेते हैं, हाँ। बंद हो जाएगा, पोल्यूशन बहुत है। कभी इग्नोर मत करिए सर, अपनी हेल्थ को इग्नोर करना उतना ही खतरनाक हो सकता है जितना आजकल वो ओटीपी दे देना, यस, अपने यस, यस, पैसे को एग्जैक्टली, लुटाना साइबर बैंक्स के फ्रॉड साथ, जैसे। साइबर फ्रॉड। एक और इसमें सर मेरा सवाल रहेगा, क्योंकि आजकल जैसे ज़्यादातर हम देखें तो हमारे यूथ हो गए या जेनजी हो गए, और जिस तरह से हम होम डिलीवरीज की बात कर लें तो बहुत ज़्यादा वो मार्केट में होते हैं, फील्ड में होते हैं। एक तो हमने बात कर ली हमारी जो ट्रैफिक पुलिस पर्सनल्स के बारे में, जैसे हम डिस्कस करते हैं कि वो ट्रैफिक में रहते हैं, पर आजकल तो ट्रैफिक में एक ये हमारा यूथ, क्योंकि एक बहुत बड़ी इकॉनमी बन चुकी है, तो वो सब लोग होम डिलीवरी वाले जितने भी हमारे यूथ हैं वो रहते हैं, हमेशा रोड पर रहते हैं। तो उनके लिए जो बाहर का जो एक्सपोजर है ट्रैफिक का, व्हीकल्स का, तो वो कितना मतलब उनके लिए खतरनाक है, कैसे इसको देखिए? इसको सर हम इस चीज से समझते हैं कि इंडिया में पोल्यूशन लेवल या AQI या PM2.5, अब ये जो सब चीजें हैं सर, मतलब लोगों को बड़ा हाई फाई लगेंगी। AQI का मतलब होता है आपकी एयर क्वालिटी कैसी है, PM2.5, PM1 का मतलब होता है जो पार्टिकुलेट मैटर है एयर में, छोटे छोटे जो कण हैं, बिल्कुल आपके बाल से भी 70 गुना छोटे कण जो हैं, वो कैसे आपके श्वास नलियों में चले जाते हैं और कैसे खराब करते हैं। सो हमारा किसी भी समय पे अगर आप भारत के किसी भी शहर को ले लेंगे जो डेवलपिंग है या डेवलप्ड है, जैसे दिल्ली हो गया, कानपुर हो गया, इनका AQI 200 के करीब करीब होता है। PM2.5 पे जो नॉर्मल लेवल है उससे कम से कम 4 to 5 टाइम्स ज़्यादा होता है। सो जब भी हम लोग जब भी किसी प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट से बाहर निकलते हैं और हम रोड पे चल रहे हैं, सपोज करिए, या फिर ट्रैफिक हवलदार हैं, डिलीवरी बॉयज हैं, वो पोल्यूशन में काम करते हैं, हम माने या ना माने कि उनका एक साइलेंटली उनका लंग जो है डैमेज हो रहा है। इसके कई एग्जांपल्स मैं आपको दे सकता हूँ जो पेशेंट्स हमारे पास इन शहरों से आते हैं, क्योंकि देखिए कोई भी किसी के लंग्स देख नहीं सकता ओब्वियसली भी, तो बट क्योंकि मैं एक छाती का सर्जन हूँ तो मैं ऑलमोस्ट रोज 4 या 5 सर्जरीज करता हूँ, उन 5 लोगों के लंग्स मुझे देखने पड़ते हैं। सो अमूमन मैंने देखा है जो ऐसे शहरों से लोग आते हैं, यंगर पॉपुलेशन भी, उनके लंग्स के इको टेक्सचर बिल्कुल चेंज हो चुका है, लंग्स काले होते जा रहे हैं, उनमें तार जमा होता जा रहा है। सो और जब आप रोक करते हैं रेट्रोस्पेक्टिवली, आप पूछते हैं पेशेंट से क्या क्या करते हैं बेसिकली, तो मोस्टली ये पेशेंट्स जो होते हैं वो रोड साइड वर्कर्स होते हैं, या फिर फैक्ट्रीज में काम करने वाले होते हैं, या फिर ऐसी जगह पे काम करने वाले जहाँ पे धूल और धुआं बहुत ज़्यादा है। देखिए 2 ही प्रॉब्लम्स हैं सोसाइटी की, एक है धूल और एक है सो जब लोग जो भी इससे ज़्यादा पास होगा उसके लंग में डैमेज जो है मच मोर होगा कंपेयर टू नॉर्मल।
ओके, तो साथ के साथ अगर इसका आप सॉल्यूशन देना चाहें हमारे जो भी गिग वर्कर्स देख रहे हैं कि भाई अगर उनको, क्योंकि जाना ही पड़ेगा उनका, है ना, लाइवलीहुड के लिए, तो कुछ ऐसे टिप्स एटलीस्ट वो फॉलो कर लें, मतलब देखिए कुछ मतलब अगर हम सोल्यूशन तो हम एक एक करके। आपके एक शो में देते ही जाऊंगा मैं। राइट, राइट। देखिए सिंपल सोल्यूशन तो ये है कि हम्म। देखिए आप पोल्यूशन एक राक्षस है जिससे हम्म। हम लड़ रहे हैं। हम्म। उसमें लड़ने के लिए योद्धा हमारे लंग्स हैं। सो आप जितना लंग्स को स्ट्रांग रखेंगे हम्म। उतना आपको उस पोल्यूशन की मार से बचने में है। राइट। जिसका आजकल हमारे ऑब्वियसली हमारे ऋषि मुनियों ने ही बहुत कुछ बताया हुआ है। हम्म। जैसे प्राणायाम है, चेस्ट की एक्सरसाइजेस हैं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं, ये सब तो करते ही रहना चाहिए। राइट। दूसरा अपने आप को हाइड्रेटेड रखें प्रॉपरली। और जब भी उनको लगे कि हम किसी ऐसे एरिया से क्रॉस कर रहे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, उसमें मास्क, अच्छा। चाहे वो थोड़ी देर के लिए हो, मतलब आधा घंटा आपने एक हाई ट्रैफिक जोन में जाना है, Right. बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है उस एरिया में, या इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास, वहाँ आपको मास्क पहन के जाना पड़ेगा। ठीक है। मास्क परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, बट हम्म। एटलीस्ट आपको उस थोड़ा प्रोटेक्शन से बचाएगा। और देखिए मैं बहुत से लोग तो हाँ। ये भी बोलते हैं, बहुत से डॉक्टर्स आजकल बोलने शुरू हो गए, आप दिल्ली छोड़ दीजिए, मुंबई छोड़ दीजिए। देखिए वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जिस इंसान ने 60 से 70 साल अपने लाइफ के माँ बाप यहाँ हैं, जिनके सारे बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, घर यहाँ है, वो कैसे छोड़ के चले जाएंगे खुद ही को? सो वो तो पॉसिबल नहीं है। सो हमको यही रहे कि उसका सोल्यूशन पड़ेगा। तो कई सोल्यूशन में आगे आपके क्वेश्चन राइट, राइट। नहीं, नहीं, बिल्कुल ठीक है सर। तो बेसिकली जितना हो सके लंग्स के ऊपर उनको थोड़ा सा कॉन्शियसली काम करना ज़रूरी है। दूसरा अगर एक बात करें तो ज़्यादातर, जैसे क्योंकि हम हेल्थ की बात करते हैं, तो उसमें मॉर्निंग वॉक का एक बहुत बड़ा रोल है। और क्योंकि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, जैसे अभी आपने पोल्यूशन की भी बात की, तो जो मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाते हैं, या मॉर्निंग वॉक करते करते कई बार, जैसे प्राणायाम का जिक्र किया आपने, तो वो भी करते हैं, तो थ्रू आउट ईयर क्या वो प्राणायाम और मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, या उस टाइम भी AQI का ध्यान रखना? सर मॉर्निंग वॉक में भी दो चीजें मैं आपसे जानना चाहूंगा। एक तो मैं आपके सवाल का जवाब सेकंड हाफ में मिला। ठीक है। चीज कि मॉर्निंग वॉक जो है सर वो एक बड़े ही गलत तरीके से लोग लेते हैं उसके। अगर आप मॉर्निंग वॉक अपने चार अन्य दोस्तों के साथ गप मारते हुए स्लो पेस पे बस घूम रहे हैं उस पार्क के अंदर, तो उस मॉर्निंग वॉक का कोई फायदा नहीं। दैट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। आप अपने आप को कहते बना रहे हैं और घर हाँ, वालों को पर भी ज्यादातर भैया सब लोग आके कहते हैं कि 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर चला, मैं सब कुछ चला, बट वो चलना चलना। एट ए वेरी गुड पेस। एटलीस्ट 5 से 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जब आप चल रहे हैं और हल्की आपको सांस चढ़ रही है, सो ये जब पेस आप अचीव करते हैं या एंड पॉइंट अचीव करते हैं, या जब आप एक सेंटेंस बोल रहे हैं आप उसको प्रॉपरली नहीं बोल पा रहे और थोड़ा सा बीच में आपको हल्का सांस लेनी पड़ रही है, तो दैट शुड बी द पेस। एटलीस्ट 5 to 6 किलोमीटर। आजकल कई गैजेट्स आए हैं जो आपको बता देते हैं आप किस स्पीड पे चल रहे हैं, जो बड़ी इजीली एसेसिबल हैं। सो ऐसा पहन के करिए, थोड़ा तेज चलिए, जिसको हम ब्रिस्क वॉकिंग कहते हैं। दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर कार्डियो रेस्पिरेटरी। मतलब अगर आप कार्डियो रेस्पिरेटरी हेल्थ की बात करें तो ब्रिस्क वॉकिंग। नॉर्मल पेस वॉकिंग का कोई फायदा नहीं है। आप कब बीमारते रहिए, बैठ के थोड़ी देर बैठ जाइए, फिर छोले कुलचे खा लीजिए, उसका कोई फायदा नहीं है। अब दूसरी बात आपने पूछी कि मॉर्निंग वॉक जो है वो थ्रू आउट द ईयर करनी चाहिए या कहीं रिस्ट्रिक्टिव एक टाइम आता है। ऑब्वियसली सर हमको अपने आजकल मोबाइल तो हर किसी के पास है। बहुत सारे AQI मॉनिटर्स आप अपने मोबाइल में ही डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपने एरिया का AQI चेक करिए। अगर वो AQI 300 से ऊपर जाता है किसी भी समय, तो आपको अपनी मॉर्निंग वॉक को बंद कर देना चाहिए। 250 से 300 के बीच में भी मतलब रोक दे तो बेहतर होगा। क्योंकि जितना AQI खराब होता जाएगा उतना वो उस एरिया का पोल्यूशन ज्यादा है। और सुबह के समय पे क्योंकि एयर कॉल वैसे ही डेंसिटी कम होती है, उस टाइम और ज्यादा होगा। जितना आप वो मॉर्निंग वॉक करेंगे आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं उस AQI लेवल को, उस पार्टिकुलर PM2.5 PM1 को, और आपका डैमेज जो होगा वो ज्यादा होगा। सो आप अपने आसपास का AQI पहले जानिए, उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी मॉर्निंग वॉक या एक्सटर्नल एक्टिविटी, अगर आप योगा करते हैं बाहर, जैसे बहुत लोगों को मैंने देखा है पार्क में योगा करते हैं, तो उन चीजों को फिर आपको उस समय पे अवॉइड करना। तो मतलब 300 वाला एक हमें मार्क रखना है कि 300 के करीब आपका ज़्यादा। इसके अलावा जैसे जो जिम करते हैं, कि मैं जैसे रेगुलर जिम करता हूँ, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वगैरह, तो वो लोग लंग्स के लिए फिर कौन सी एक्सरसाइज करें? कि हम हर एक बॉडी पार्ट को ट्रेंड करते हैं, बट समहाउ हम लंग्स को लेकर ऐसे जिम में या यूथ बात नहीं करता।
जब मैं यूथ को देखता हूँ जो जिम में एक्सरसाइज कर रहा होता है वो मोस्टली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के ऊपर ध्यान देते हैं, मसल्स बना जो कि ठीक ठीक भी है, बुरा हाँ। नहीं है, यस यस। लेकिन इसका जो रेशो होना चाहिए वो 60-40 का होना चाहिए। अगर आप 60% मसल ट्रेनिंग कर रहे हैं हाँ। तो एटलीस्ट आपको 40% कार्डियो रेस्पिरेटरी ट्रेनिंग नहीं करनी, जिसमें एटलीस्ट आप रनिंग कर सकते हैं, क्रॉस ट्रेनर कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, थोड़ा मतलब पार्क रनिंग जो भी आप करें, एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स आपके होने चाहिए। अगर आपने 1 घंटे को डिवाइड किया है तो आप 40 मिनट की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लीजिए और 20 मिनट एटलीस्ट आप कुछ ना कुछ कार्डियो रेस्पिरेटरी ट्रेनिंग जरूर करें, जिसमें रनिंग कर सकते हैं, क्रॉस ट्रेनर कुछ भी। लेकिन जब तक आप कार्डियो रेस्पिरेटरी ट्रेनिंग नहीं करेंगे प्रॉपर, आप जितनी मर्जी स्ट्रेंथ देनी कर लीजिए, आपके लंग्स वीक रहेंगे। सो अब आपने बॉडी को बहुत बढ़िया बना ली, पोल्यूशन बाहर 300 के करीब करीब है, यस सो यस यस। आपकी बॉडी ठीक है, इम्यूनिटी थोड़ी बढ़ गई, बाकी चीजें, लेकिन जो पोल्यूशन की मार है वो आपको उतनी ही पड़ने वाली है जितनी किसी अच्छा, आम बाकी इंसान कोई को पड़ेगी, क्योंकि ओके। आपने अपने लंग्स के ऊपर काम नहीं किया। राइट राइट। So you have to include, जिसको हम अगर आप टेक्निकल भाषा में देखें तो हम पीएफटी टेस्ट वगैरह करके देखते हैं, SCB तकलीफ है, वो हमेशा हायर लेवल पे रहना चाहिए। अगर वो हायर लेवल पे है और आपने बॉडी को भी अच्छा बनाया हुआ है तो आप दोनों तरफ से प्रोटेक्टेड है। ओके राइट। तो जिम में जैसे सर्टेन कुछ ग्रुप्स हैं, ज़्यादातर कुछ लोग फॉन्ड ऑफ होते हैं, वो जुम्बा वगैरह ये सब करते हैं, तो वो फिर आपका लंग्स एक्सरसाइज में काउंट होगा? अच्छा, आप डांस जुम्बा करिए, डांस प्रैक्टिस करिए, आजकल मैंने देखा है तो जिम में इसमें सभी यस डांस यस कर रहे करते होते हैं, हैं, एग्जैक्टली। वेरी गुड, राइट क्योंकि राइट। उस टाइम पे आपकी सांस तेज तेज चलती है, आपकी लंग कैपेसिटी बढ़ती है और वो आपको हेल्प करेगी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए भी और आपकी पोल्यूशन की मार से बचने ये भी करेंगे। बट इसमें एक कई बार अक्सर कंफ्यूजन होती है कि हम अगर EQI बाहर का जब चेक करते हैं और वो 300 से ज़्यादा है, फिर हमें लगता है कि हम जिम में हैं तो शायद यहाँ पर तो इंडोर पोल्यूशन नहीं होगा, उस टाइम वहाँ पर भी हमें चेक करना होता है। देखिए, आउटडोर पोल्यूशन जितनी बड़ी इंडिया में प्रॉब्लम है उतनी ही बड़ी इंडोर पोल्यूशन प्रॉब्लम है, या शायद उससे भी बड़ी है। आपको बताता हूँ कैसे। हाँ। हम पहले एक अगले में जो कि गांव में है, आप अपने गांव के घरों को देखिए, वहाँ क्या होता है, एक छोटा सा कमरा है जिसमें 4 या 5 लोग रहते हैं, या ऐसे कई मैंने स्लम्स में भी देखा है वहाँ भी, और उसी के बीच में एक खाने का वो यूजली स्टोव यूज करते हैं, राइट। वो बंद चल रहा है, लालगी जल रही है, उस पे एक 50 year old लेडी खाना बना रही है, उसी के साथ एक छोटा सा बच्चा भी है, बच्चे दो चार वो भी लोग हैं। अब अगर आप उस एरिया का EQI नापेंगे कम से कम 4-5 हज़ार के करीब, विच इज सो बैड फॉर दैट लेडी, उस लेडी के लिए भी, उस बच्चे के लिए भी, उस बुजुर्ग के लिए भी जो वहां लेटा है। क्योंकि आप मानेंगे नहीं, फीमेल पॉपुलेशन में क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज, जिसको COPD कहते हैं, उसका मैक्सिमम परसेंटेज जो है, क्योंकि उन लोगों ने ना ही कभी सिगरेट भी है ना कुछ, उस उन्हीं लेडीज में है जो ये अंगीठी में खाना बनाना, जो ये मांस से खाना बनाना, या फिर वर्स चूल्हे पे खाना बनाना, उसका तो डायरेक्ट 20-25 हज़ार का EQI होगा वहाँ का। सो वो हो गया इंडोर एयर पोल्यूशन आपके गाँव और पेरिफेरल एरियाज में। सेंट्रल एरियाज में जैसे हमारे जो अब नए बड़े बड़े घर बन रहे हैं, लोग क्या करते हैं, उससे मैंने बहुत कॉमनली देखा है, वॉल टू वॉल कारपेट लगा देते हैं, उसके बाद बड़ी बड़ी पेंटिंग्स इन पेन वो पर होता है, वो सब कुछ वो लगा देते हैं। आप माने नहीं सर, आप US में नहीं रह रहे हैं, या किसी ऐसी कंट्री में नहीं रह रहे हैं जहाँ धूल प्रॉब्लम नहीं है। राइट राइट। जितना धूल बाहर से उस कारपेट पे आके पड़ेगा, और जब आपका छोटा बच्चा या बुजुर्ग उस कारपेट से निकलेगा, हर बार वो PM10 PM2.5 उसके श्वास से अंदर जाते जाएगा। जितना आपने क्लटर करके रखा हुआ है घर को, उतना ज्यादा वो जो धूल और धुआं है आपके अंदर जाता जाएगा। इंडोर एयर पोल्यूशन आजकल अब फिर भी थोड़ा लोगों ने चिमनीज वगैरह लगाना शुरू कर दिए, नहीं तो नॉर्मली जितने भी शहरों के घर होते हैं उसमें नॉर्मल कुकिंग करती हैं फीमेल्स, ना ही कोई एक्सेस होता है धुएं के लिए, ना ही एक्सेस होता है किसी बायोमास बर्स के लिए, वो इतना डेंजरस है उनके लिए। सो इंडोर एयर पोल्यूशन इज एज बैड एज
आउट या वर्स देन दैट, बिकॉज उनको कोई प्रोटेक्शन भी नहीं है, वो Exactly. जानती ही नहीं है वो कि डिफरेंस कैसे- की हमारे साथ क्या होगा। इसी तरह आपने जिम की बात की, Right, ऑब्वियसली अगर वो क्रम्पल जिम है, 20-25 लोग आपके Exactly. आसपास उस पे एक्सरसाइज कर रहे हैं, हाँ। एंड आउटसाइड AQI इज 300, ऑब्वियसली इनसाइड AQI इज मच वर्स देन द अदर साइड AQI। right, सो आपको ये सोच के करना है अच्छा। कि आपको वहां पे करना चाहिए कि या नहीं करना करना चाहिए, समझ गया। इसीलिए AQI मॉनिटर आपके फोन में होना होना ही होना जरूरी है, नहीं तो बिल्कुल ठीक है। तो मतलब जिस टाइम बाहर का अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स ठीक नहीं है तो फिर अंदर का डेफिनेटली अंदर का भी। और अंदर कई बार ऐसा हो नहीं सकता है कि जिम में उन्होंने एक दो अगर आपका एयर प्यूरिफायर लगा दिए तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा, आई एयर फील। प्यूरिफायर पे भी जी आई जी। होप आपने क्वेश्चन पक्का ही रखा होगा। हाँ तो नहीं, क्योंकि हम इंडोर पोल्यूशन की हाँ, बात कर रहे हैं तो चलिए मैं मैं एयर हाँ इस पे प्यूरिफायर के बात कर बारे ही में लेते भी हैं। बात करता हूँ। जी जी। सर एयर प्यूरिफायर एक ऐसी चीज है जो मैं भी बहुत रिकमेंड करता हूँ। क्यों करता हूँ सर? क्योंकि मेरे पेशेंट्स जो हैं उनके हमें लंग की सर्जरी की होती है। सो ऑब्वियसली लंग की सर्जरी करने में मुझे लंग का कोई भाग निकालना पड़ता है। सो जो नॉर्मल उनकी कैपेसिटी होती है उससे थोड़ी की कैपेसिटी ऑब्वियसली रिड्यूस हो जाती है। तो मैं हमेशा चाहता हूँ कि मेरे पेशेंट जो हों, इस AQI तो मैं चेंज नहीं कर सकता पूरे भारत का, सो मैं चाहता हूँ कि वो इस AQI मार्क की मार से थोड़ा बचे रहें, तो मैं एयर प्यूरिफायर उनको रिकमेंड करता हूँ। एयर प्यूरिफायर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, मैं आपको बताता हूँ क्या प्रॉब्लम्स हैं। जैसे हमारा ये छोटा सा कमरा है, इसको अगर हमको कंप्लीटली प्यूरिफाई करना है, पहले तो इस कमरे के लिए हमको बहुत ही अच्छा हाई एफिशिएंट एयर प्यूरिफायर चाहिए जिसमें HEPA फिल्टर्स होते हैं जो पूरी तरह से एक एयर और पार्टिकुलेट मैटर को फिल्टर कर सकें। फिर जो कमरे के लेंथ और ब्रेथ के हिसाब से होने चाहिए, जैसे एक कमरा थोड़ा बड़ा कर दे तो उनको 2 लगाने पड़ेंगे। फिर तीसरा कि उसमें उसको बार बार HEPA फिल्टर्स को चेक करता रहना पड़ेगा कि वो ठीक भी हैं या नहीं है। तो 3-4 महीने के बाद जो है वो खराब हो जाते हैं तो उसको आपको चेंज कराना पड़ेगा, उसकी सर्विस करानी पड़ेगी। अगर आप ये सब नहीं कर रहे हैं तो जब आपका कमरा बंद है तब भी एयर प्यूरिफायर का कोई फायदा नहीं है। सपोज करिए अब ऐसा है कि हमने ऐसा किया, और अब एक फिजिक्स का सिंपल रूल है कि ये एक रूम है, यहाँ पे बाहर का AQI या बाहर की हवा 300 के करीब खराब है, और अंदर का मैंने HEPA फिल्टर्स लगा के या अपने ये प्यूरिफायर लगा के 2 या 3 कर दिया, बहुत बढ़िया है, इट्स एज गुड एज नहीं। अब तुम बैठे, जैसे ही ये दरवाजा या ये खिड़की खुलेगा सर, तो क्योंकि अंदर की एयर का प्रेशर कम है, बाहर से सारी एयर अंदर आएगी और वो 300 पर तो वही फायदा। सो इट इज ए सोल्यूशन टू एन एक्सटेंट कि हमको अपने बुजुर्गों के लिए, चेस्ट के पेशेंट्स के लिए, स्पेशली लंग ट्रांसप्लांट जो हम करते हैं, फेफड़ा प्रत्यारोपण, उनके पेशेंट्स के लिए और अपने बच्चों के लिए ये करना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट जितनी देर ये दरवाजा बंद है आप उनको ये गुड एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। बट दिस इज नॉट, मतलब कोई मदर सरकार या कोई डॉक्टर या कोई नेता कहता है कि ये सोल्यूशन टू एयर पोल्यूशन है, दैट्स नॉट एट ऑल। बट हाँ, लोकलाइज सोल्यूशन आप इसको एज कर सकते हैं। ओके राइट, ठीक है। एक यूथ से रिलेटेड क्वेश्चन है, अगर हम बात कर लें तो आजकल जैसे वैपिंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा बात होती है, तो वैपिंग एंड सिगरेट स्मोकिंग पे थोड़ा सा मैं कंपैरिजन चाहूँगा, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का मानना है कि शायद वैपिंग सेफ है, क्योंकि सिगरेट स्मोकिंग को लेकर ये चीज़ें अवेयरनेस और सब बात की जाती है, तो उस पर थोड़ी आप क्लैरिटी। दोनों को लेते हैं सर, हाँ एक-एक ठीक करके है, लेते ठीक हैं। स्मोकिंग का प्रॉब्लम ये है सर कि एटलीस्ट स्मोकिंग तो है। बिल्कुल जानलेवा है, वो तो हम बात इस पे जी जी। सो स्मोकिंग तो लेकर फिर भी सरकार थोड़ा सा पैपेट के ऊपर आपको एक वार्निंग देती है, ओरल कैंसर के पेशेंट का फोटोग्राफ दिखाती है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत लोग डर जाएं। वेपिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जो बिल्कुल अनरेगुलेटेड है, तो इलीगल है किसी भी जैसे हमारा देश में इसके अगेंस्ट लॉ है कि अगर आप वेपिंग करते पकड़े के तो 2-2.5 लाख रुपए का आपको फाइन है, जेल है, वो तो कोई मानता नहीं है, चलिए मैं मान गया वो बात को। पर ये इंडस्ट्री कितनी अनरेगुलेटेड इंडस्ट्री है, हमें पता ही नहीं है कि हो सकता है वो गुड़गांव में किसी छोटे से स्लम में बैठ के वो वेपर्स बना रहा हो और आप उसको यूज कर रहे हो, वो क्या केमिकल्स यूज करते हैं उसके अंदर किस प्रकार के वेपराइजर्स यूज होते हैं, किस प्रकार के सेंट्स यूज होते हैं, किस प्रकार के फ्लेवर्स यूज कर रहा है, वो कहाँ से आ रहे हैं, किस गटर से वो इनके बना रहा है, आपको कुछ नहीं पता है। आप उसको लेते हैं और लेना शुरू करते हैं। अब वेपिंग में प्रॉब्लम ये है कि आपको वेपराइजर का यूज करना है, सो वो सीधा आपके श्वास नलियों में जाएगा, और जैसे ही ये वेपर्स जाएंगे, केमिकल्स जाएंगे, ये केमिकल इन्फ्लामेशन कॉज करेंगे। आपका नॉर्मल AQI 150 के करीब है, अगर 150 के करीब AQI में अगर आप नॉन इन्फ्लामेटरी उस पर भी स्टेप में बैठे हैं तो भी आप
एंडेजर्ड है। अब आपका पूरा का पूरा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, जो आपकी श्वास नलियां हैं, वो इस वेपिंग के कारण सूजी हुई हैं। उस पे आप सोचिए इस पोल्यूशन की जो मार पड़ेगी वो दुगनी या तिगनी होगी। तो भी वीक हो गए। हाँ, तो टोबैको शायद उसने नहीं लिया, बट उसने अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को इतना वीक कर दिया उस बच्चे ने जिसने वेपिंग की, कि वो कुछ दिन के बाद इस पोल्यूशन की ही वजह से उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो फेल होना शुरू हो जाएगा। ऐसे कई एग्जांपल्स हमारे पास आते रहते हैं। बहुत ही एफ्लुएंट फैमिलीज के लड़के या लड़कियां जो वेपी करते हैं या का पार्टीज या करते हैं, नेक्स्ट दिन उनको और हमारी कई बार इमरजेंसी में लाया जाता है। कभी उनको न्यूमोथोरैक्स हो जाता है, जो हवा भर जाती है छाती में। अच्छा। कुछ का रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है, जिनको इंट्यूबेट तक करना पड़ता है, मतलब वेंटिलेटर पे डालना पड़ता है। सो ये एक बिल्कुल साइलेंट किलर है सर, लेकिन ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम बनने वाला है हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि लोगों को बताया जा रहा है कि अगर आपको स्मोकिंग नहीं करनी है तो आप वेपिंग कर लो। हाँ, वो सेफ है। उससे होता क्या एग्जैक्टली उनको करने से उनको थोड़ा हाई अच्छा फील होता है, थोड़ा हाँ। स्टाइलिश जेन ज़ी अच्छा, वैसे कर लेते हैं। बट दैट हाँ, इज सो I know। डेंजरस। हाँ। अनरेगुलेटेड कोई भी चीज अपने करेंगे। हाँ, देखिए, या, आपको हाँ। मैं एक सिंपल डिक्टम देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, हम्म। कि जो चीज आप अपनी आंख में नहीं डाल सकते वो अपनी श्वास नली में भी मत डालिए। अगर आप किसी प्रकार का केमिकल अपने आंख में डालने से डर रहे हैं, राइट, तो आप उसको अपनी श्वास नली में कैसे डाल सकते हैं? एग्जैक्टली। हाँ, इट इज गोइंग टू डैमेज योर रेस्पिरेटरी सिस्टम इन द नेक्स्ट फ्यू डेज अगर आप वेपिंग करते हैं। अच्छा। तो वेपिंग की बात कर ली, अभी बीच में आपने हुक्का का जिक्र भी किया, तो ऐसे भी आपके पास पेशेंट आते होंगे जो हुक्का सर, भी। मुझे तो ये बात समझ ही नहीं आती हाँ, है हाँ, कि सभ्य समाज में, भारत में हाँ, हाँ। हुक्का बार की जरूरत क्या है। मुझे आज तक ये बात समझ में ही नहीं है। मुझे भी नहीं समझ आई। मैं अभी एक पार्टी में गया सर, उस पार्टी में कुछ मेरा लेक्चर था, और उसके बाद वहीं से पास किया तो वहाँ हुक्का बार था। आई जस्ट वांटेड टू कि देख ये हुक्का बार होते क्या है। मैंने सर उसका दरवाजा खोला और तो अंदर गया और यू मतलब यंग 25 20 अच्छा, ऐसे इससे 16 20 ऐसे बैठे हैं वो हुक्का, और मैं उनकी शक्ल नहीं देख पा रहा था सर, क्योंकि अंदर इतना धुआं था उस हुक्का बार के लिए, जो शायद नाइट्रोजन से क्रिएट करते हैं उसको कृत्रिम रूप से। हुक्का पिए जा रहे हैं, किस फ्लेवर का किस प्रकार का कोई किसी को कुछ नहीं पता है। वहां का एक वैसा कम से कम 15 से 20 हजार होगा, कम से कम 100 जो पफ्स होते हैं उसको लेने के बराबर है उस हुक्का बार में थोड़ी देर बैठना। उस वक्त कैसे, मतलब मुझे नहीं समझ आता कैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को अलाउ करते हैं। मैंने आजकल देखा सर कुछ शादियों में वो हुक्का बार बनाया जाता है। यस यस, आई नो। ट्रेंड अच्छा है, आप ट्रेंड्स को फॉलो करिए, आप नए कपड़े पहनिए, आप सब कुछ करिए, बट उस ट्रेंड को तो मत फॉलो करिए सर जो आपको मारने पे तुला हुआ है। भारत जैसे सभ्य समाज में जो इतनी सिविलाइज सोसाइटी है, उसमें हुक्का बार होने ही नहीं चाहिए। बिकॉज उस हुक्का बार में अगर एक रात आपका बच्चा रह जाता है सर, तो वो कम से कम 1 साल का पोल्यूशन उस एक रात के अंदर लेके आया है। अब आप सोचिए कि आप उसको वहां भेजना चाहेंगे या नहीं। तो अब वहाँ पर वही ओकेजनल वाली बात आ गई। कई बार आपने देखा होगा कि जब ड्रिंकिंग की बात होती है, अल्कोहल की बात होती है, तो लोग कहते हैं कि भाई मैं तो सोशल ड्रिंकिंग करता हूँ, कभी कभी इस सोशल स्मोकिंग, तो वो कभी कभी से क्या फर्क पड़ता है अगर कोई। बहुत सारे पेशेंट्स हैं, मतलब ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है मेरी ओपीडी में। पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब आपके मैंने बहुत वीडियोस देखे, आप कहते हो जी बहुत पोल्यूशन है, वैसे ही हमारे लंग खराब हो रहे हैं, तो मैं अगर 4-5 सिगरेट और भी पी लूं तो क्या फर्क पड़ता है सर। तो अब फिर मुझे उसको ना कैलकुलेशन करके समझाना पड़ता है। कैलकुलेशन सिंपल है सर, अगर आपका PM 2.5 22 माइक्रोग्राम्स के करीब है, माइक्रोन्स के करीब है, सो आपको एक सिगरेट का नुकसान हुआ। अब भारत में किसी भी समय पे आप देखिए 150 के करीब रहता है। सो इसका मतलब है आप 4-5-6 सिगरेट तो रोज के बिना मतलब कुछ किए, बिना सिगरेट को हाथ लगाए पिए। सो इस समय भारत देश के अंदर कोई भी नॉन स्मोकर नहीं। जब भी कोई फॉर्म पड़ता है आपको पूछा जाता है ना स्मोकर नॉन स्मोकर, तो आप हमेशा स्मोकर पे टिक करिए, क्योंकि यू ऑल आर स्मोकर, तो वो रिस्क फैक्टर एक रहे हमेशा रहेगा। अब आपने 5 सिगरेट उस तरह 5-6 वैसे पी लिए, और 5-6 आपने मजे में पी लिए कि डॉक्टर साहब ने तो कहा है जी सबके लंग खराब हो रहे हैं। सो जो हमने लंग कैंसर की स्टडीज हैं, बाकी लंग डैमेज की स्टडीज हैं, वो कहती हैं कि सर ये जो डैमेज है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कितनी सिगरेट आप दिन की पीते हैं।
अगर आप 5 पीते हैं तो डैमेज x होगा, अगर आप 10 पीते हैं तो 2x होगा, अगर आप 15 पीते हैं तो 3x होगा, अगर आप 20 पीते हैं तो 4x होगा। तो आप सोचिए, जब 5 आपको पॉल्यूशन ने पिला दी, 5 आपने खुद पी ली, तो आप 2x की कैटेगरी में आ गए। अगर आपको 20 या 25 साल के बाद लंग कैंसर होना है, अब आप 10 पे आ गए। आप उसको डबल कर दीजिए, आप 5 पे आ जाएंगे। मतलब आपको मेरी ओपीडी में हो सकता है 20 साल के बाद आना पड़े, मैं भगवान से चाहूंगा ना ही आना पड़े, लेकिन अब आप 10 साल के बाद आएंगे ही आएंगे। आपको छोटी सी एक पिक दिखाता हूँ। यस यस प्लीज। ये बड़ी ही इंटिमिडेटिंग पिक है, मतलब लोग इसको देख के डरते भी हैं, बट ये है सर हमारे भारत की सच्चाई। ये आप शायद देख भी पा रहे होंगे, न्यू बॉर्न्स ऑल्सो ब्रीथ द सेम ईयर। आप देखिए, ये चिक हमने लोगों को डराने के लिए, दिखाने के लिए, समझाने के लिए बनाई है कि जो बच्चा सुबह वेदांता में पैदा हुआ है, सफदरजंग में पैदा हुआ है, मैमसी में पैदा हुआ है, वो ये बॉटल में 8 से 10 सिगरेट जो है रोज की पी रहा है। यही 8 से 10 सिगरेट हम भी पी रहे हैं, वो छोटा बच्चा भी पी रहा है, जो बेचारे की छोटे छोटे डेवलपिंग लंग्स। हमने भारत देश को ने क्या अपने बच्चों को गिफ्ट दिया। सो ये कहना कि मैं सिगरेट को हाथ भी लगाऊं, वो इतनी बड़ी बेवकूफी है। एग्जैक्टली। जब जवाब ही नहीं तो एक बेस लाइन इतना है कि आप 5-6 सिगरेट मेट्रोपॉलिटन सिटीज में तो उतना तो आप पी ही रहे हो, और उसके बाद आप ऊपर से ले रहे हो तो फिर वो आपको डबल नुकसान। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल ही। और उसमें अगर आपने हुक्का जोड़ दिया और उसमें आपने वैपिंग जोड़ दी तो फिर तो आपने मतलब डॉक्टर हर्ष का बहुत भला कर दिया, क्योंकि आप डॉक्टर हर्ष की ओपीडी में एक महीने में घूमते हैं। पर इसमें एक्चुअली ये होता है ना सर, जैसे क्या होता है, फैटी लिवर को तो हम चेक कर लेते हैं अल्ट्रासाउंड में या फाइब्रो स्कैन में कि ग्रेड 1 है 2 है, पर लंग्स के लिए इतना फ्रिक्वेंटली कोई टेस्ट तो होता नहीं है, वो हमें दिखता तो है नहीं। तो हमें लंग के लिए पहला टेस्ट तो यही है कि आप अपनी कैपेसिटी से ही जान जाएंगे कि आप कि अच्छा कम लग पूरा है। मैंने जैसे आपको शुरू में भी बताया, अगर आप 200-300 मीटर 400 मीटर आराम से चल पा रहे हैं, और अब थोड़ा सा 200 मीटर चलने के बाद अगर आपको सांस रुकी है या आपके सिम्टम्स का हेमोप्टाइसिस ये सब होंगे, उसके बाद कुछ टेस्ट हैं सर जो कराने चाहिए, जो एफिलिएंट क्लास है उसको कराने चाहिए। जैसे जो लोग दिल्ली में 20 साल 25 साल से रह रहे हैं, या कोई भी ऐसा आदमी जो 40 साल का है और 15 से 20 साल से सिगरेट पी रहा है, मैं हर उस आदमी को रिकमेंड करता हूँ या फीमेल को रिकमेंड करता हूँ कि वो LDCT नामक टेस्ट जरूर कराए। LDCT एक टेस्ट होता है सर जिसको कहते हैं लो डोज सीटी स्कैन। ये लो डोज सीटी स्कैन बहुत ही कम रेडिएशन की डोज देता है आपकी बॉडी को, और आपके लंग के सारे एनाटॉमिकल चीज को पकड़ लेता है जो क्लिनिकल स्टेज में। तो इससे जो प्रिविशन होता है, जैसे पल्मोनोलॉजिस्ट है या थोरेसिक सर्जन, उसको बड़ी जल्दी पता चल जाता है कि आपके लंग्स में कोई गांठ तो नहीं बन रही है, कोई कैविटी तो नहीं बन रही है, फिर वो उसका अकॉर्डिंगली इलाज कर सकता है। सो जो करवा सकते हैं अच्छे अच्छे अस्पतालों में, गंगाराम में, मैक्स में, वेदांता में, सब में अवेलेबल है, तो वहाँ जाके जरूर कराएं। या अगर आपका फिजिशियन आपको रिकमेंड करते हैं तो दूसरी बहुत ही सिंपल टेस्ट है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, मोस्टली फिजिशियन आपके कराएंगे एक चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन नहीं है, बट एक बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन जरूर है जो हमको एटलीस्ट बेसिक आइडिया दे देती है कि हमारे पेशेंट को क्या प्रॉब्लम। राइट, और फिर हम उसके ऊपर बेस करके फर्दर टेस्टिंग करा सकते। तो बिल्कुल सर, टेस्टिंग, प्रिवेंशन एंड इसके बारे में थोड़ा सा हम और भी जानेंगे आगे, बिकॉज हार्ट के टेस्ट के बारे में सब जानते हैं, पर लंग्स के टेस्ट को लेकर थोड़ा अभी लोगों को कन्फ्यूजन है, और हेल्थ चेकअप्स में भी हम ये सब चीज़ें जनरली नहीं कराते हैं। बिल्कुल। एक अभी आपने जैसे जिक्र किया कि क्रॉनिक मतलब लंबे समय तक कई बार हमें एक्सपोजर रहता है, जैसे यंग एज में जब स्पेशली बात कर लें, और ख़ासतौर पे इंडिया में तो ज़्यादातर हमारे यूथ हैं, तो अब वो एक चीज़ से क्रॉनिकली मतलब लंबे समय तक एक्सपोज होते रहते हैं। बिकॉज अगर पोल्यूशन की बात कर ले तो लास्ट 20 ईयर से आई फील ये पोल्यूशन बढ़ा है, जो लंबे टाइम तक पोल्यूशन। और दूसरा एक चीज़ अभी और देखें हम ट्रेंड, जैसा कि आजकल रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शंस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। जैसे थ्रू आउट ईयर हम भी जैसे लैब में टेस्टिंग करते हैं तो हम देखते थे कि स्वाइन फ्लू के केसेस कभी आते थे, H1N1 के केस, बट आजकल थ्रू आउट ईयर मतलब वायरल के बाद रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, खांसी पेशेंट्स को, लोगों को रहती ही रहती है। तो जो ये क्रॉनिक प्रॉब्लम रहती है, और साथ के साथ जैसे और भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की बात कर ली, लाइफस्टाइल फैक्टर की बात कर ली, तो ये मतलब जैसे यूथ को जब वो उनकी उम्र बढ़ती है तब उनको अफेक्ट करता है, या उस टाइम भी उनको अफेक्ट करता है, या जब उम्र बढ़ती है जैसे वो 40s में पहुंचते हैं 50s में तो उनके लंग्स और ज़्यादा वीक हो जाते हैं? सर देखिए, ये तो 100% श्योर है कि किसी भी टॉक्सिन का जो
कंटिन्यूअस एक्सपोजर होता है वही डैमेज कॉज करता है। मतलब जैसे आप सपोज करिए, जैसे मैंने अभी अभी आपको जी। एग्जांपल दिया कि आज सुबह जो बच्चा पैदा हुआ है अंधेरी में या राइट कानपुर में, बिजनौर में, जहाँ राइट पोल्यूशन राइट ज़्यादा है, सो वो जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा और ये पोल्यूशन बढ़ेगा, ये वायरल डिजीजेस बढ़ेंगी, तो ऑब्वियसली लेंथ ऑफ टाइम जो है उसके साथ साथ उसकी प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। और मैं आपको एक छोटी सी स्टडी बताता हूँ, हमारे ही डिपार्टमेंट ने की है। हम एक संस्था भी चलाते हैं लंग के फॉर्मुलेशन, डॉक्टर अरविंद जो मेरे हेड हैं वो उसके मेरा है, मैं उनका चीफ एडवाइज़र हूँ। तो हम बहुत सारी ना पब्लिक पे स्टडीज़ करते रहते हैं कि पब्लिक, दिल्ली की पब्लिक के साथ क्या हो रहा है। तो अभी हमने एक बच्चों पे स्टडी की प्लस EFT की पहली पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट की है हमने 8 क्लास के, और हमने का डाटा लिया, और जब हमने उसके डाटा को एनालाइज किया तो हमें पता चला सर 30% जो दिल्ली के बच्चे हैं वो बॉर्डर लाइन एस्थमेटिक है। उनको एस्थमा है बट उनको पता नहीं है। अच्छा वो ऐसा नहीं कह रहे हैं कि जैसे नॉर्मल एस्थमेटिक होते हैं उनको सांस चढ़ती रहती है, अटैक्स होते रहते हैं, वैसा कुछ नहीं हो रहा उनको, लेकिन उनके जो PFT लेवल्स हैं वो बॉर्डर लाइन एस्थमा की तरफ आ रहे हैं। अब जैसे जैसे ये 30% बच्चे सर आज से 5 साल के बाद होंगे ये फुल फ्लेज एस्थमेटिक्स होंगे, उसके 5 से 10 साल के बाद ये COPD के पेशेंट्स होंगे, उससे कुछ सालों के बाद ये रेस्पिरेटरी फेलियर की तरफ जा चुके। सो जितना लेंथ ऑफ टाइम एक्सपोजर बढ़ता जाएगा ऑब्वियसली डैमेज उतना ही ज्यादा होता जाएगा, और जैसे जैसे फिर आप टीनेजर होंगे, एडल्ट होंगे, ये डैमेज जो है बहुत ही प्रोनाउंस्ड हो जाएगा। इसमें मैं आपको एक और फोटोग्राफ दिखाता हूँ, सर वेरी इंटरेस्टिंग फोटोग्राफ सर, बहुत ही हमारी मतलब फेवरेट है। लोगों को हम डराना नहीं चाहते सर किसी को, बट हम दिखाना जरूर चाहते हैं। नहीं आप बहुत जरूरी है सर। किस चीज से डील कर रहे हैं, ये देखिए, ये एक फोटोग्राफ में आपके पूरे अच्छा। को दिखाऊंगा। ये देखिए आप, इसमें जो ये लंग्स हैं सर, ये पिंक कलर के, ये एक नॉर्मल लंग है जो हमें भगवान ने दिया है। सो ये लंग उस पेशेंट के हैं जो उसको किसी प्रॉब्लम के लिए मैं ऑपरेट कर रहा था, लेकिन ये पेशेंट बिल्कुल ही नॉन पोल्यूटेड जगह से आया था। आप जगह का नाम नहीं लूंगा नहीं तो आधा भारत वहां पहुंच जाएगा कल सुबह। तो वहाँ पे गाड़ियाँ नहीं है, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, स्मोकिंग वगैरह तो बिल्कुल ही कम है, और कुछ वैसा नहीं। ये है आपके दिल्ली जैसे, मैं ये भी नहीं कहूँगा 100% दिल्ली की है, पर दिल्ली जैसे मेट्रोपॉलिटन का ये लंग है, सेम एज ग्रुप है, सेम डिजीज है सर जिसके, और ये स्मोक नहीं करता, और ये स्मोक नहीं करता है। अब आप सोचिए ये कितना काला है और ये कितना पिंक है, और जो स्मोकर होगा उसका तो इससे भी 10 टाइम ज्यादा काला लंग होता है। सो जैसे जैसे इन लोगों की एक्सपोजर बढ़ता जाएगा वो कालिक बढ़ती जाएगी, और वो कालिक जो है आप उसको समझिए कि वो एक डिजीज का प्री डिस्पोजिंग पॉइंट है, फिर वो कुछ ना कुछ बन गई, लेकिन कुछ वो कैंसर बनेगा, वो TB को प्री डिस्पोज करेगा, वो फंगल इन्फेक्शंस को प्री डिस्पोज करेगा, हर चीज प्री डिस्पोज का थोड़ा सा अगर आप व्यूअर्स को मतलब, प्री डिस्पोज का मतलब होता है सर कि वो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, मतलब कोई ऐसी चीज जो आपको उस डिजीज के पास ले जाती है। जैसे लंग कैंसर से ज्यादा खतरनाक कैंसर कोई नहीं है, क्योंकि उसमें मृत्यु दर बहुत ज्यादा है। सिगरेट स्मोकिंग, हाई पोल्यूशन, बहुत ज्यादा रेडिएशन एक्सपोजर, ये हुक्काबाज, ये सब कुछ, वेपिंग आपको लंग कैंसर के पास की चला नहीं रहे हैं, हाथ के ले जा रहे हैं। तो इनको हम प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स कहते हैं। ओके राइट सर। तो इसमें एक जैसे आपने अभी बच्चों के लिए जिक्र किया कि वो बॉर्डर लाइन एस्थमेटिक हो गए, तो बॉर्डर लाइन, और इसमें जो बच्चे छोटे शहरों में रहते हैं या जहाँ पर पोल्यूशन नहीं है, या आपने जैसे जिक्र किया ये वाले, उन बच्चों को अगर कंपेयर करें तो उनके लंग्स, कंपेयर कर लिया सर उनका हेल्दी में। अच्छा, हमने कोट्टयम एक जगह है केरला में, और एक मैसूर है साउथ इंडिया में, इनके भी लंग्स को लिया, कानपुर के और दिल्ली के, हमने चारों को कंपेयर किया, उनके लंग्स दिल्ली के लंग्स से ही बेटर है। तो जैसे हम ज़्यादातर लैब में भी कई बार जब कैंप करते हैं, स्टडीज़ ऐसा करते हैं, तो हम देखते हैं इनफैक्ट आजकल जेंजी में भी और टीनेजर्स में भी है इनफैक्ट उनके अंदर प्री डायबिटीज़ होना, प्री हाइपरटेंसिव होना। तो उसके लिए तो कई बार जब बात की जाती है, इनफैक्ट गवर्नमेंट ने भी आजकल वो शुगर बोर्ड वगैरह की वो लाइफस्टाइल मॉडिफाई करे, बट ख़ास तौर पे लंग्स में इस तरह का गवर्नमेंट भी क्या ऐसा इनिशिएटिव ले सकती है जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं या जो टीनेजर्स हैं? सर देखिए, पोल्यूशन के लिए
गवर्नमेंट को और हाँ। इंडिविजुअल्स दोनों दोनों 10 साल पहले मेजर्स लेने चाहिए थे आज से। हम 10 साल तो पहले ही लेट हो चुके हैं। राइट। पर अब हम ये कहें कि आप कुछ नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं। इंडिविजुअल के लेवल पे क्या इंडिविजुअल के पहले हम बात करते हैं सर, इंडिविजुअल के लेवल हाँ, पे हाँ। मैं हर इंडिविजुअल को बोलता हूँ सर, अपने 100 मीटर का दायरा देखिए, अपना 100 मीटर, उस 100 मीटर के दायरे में पोल्यूशन के फैक्टर्स को कम करने की कोशिश करो। आप कैसे कर सकते हैं, मैं आपको सिंपल बताता हूँ। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आपको स्मोकिंग छोड़, आप सेंटर हो गए, अब आप चलना स्टार्ट करिए अपने आसपास के एरिया में। अगर आपने वो बहुत ज़्यादा वो फ्लफी फर वाले वो लगाए, वो सब हटा दीजिए, मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल पे आ जाइए। शास्त्रों में लिखा है जरा, ठीक है सर। उसके बाद आप अपने घर के आसपास आ जाइए। अगर आप नॉर्मली हमारे घर देख लीजिए, लोग आपके पॉडकास्ट देखने के बाद अपने घर से बाहर निकलें और देखें जो उनकी एक रोड है जो सरकार ने बनाई हुई है, जिसके ऊपर टार डाल के पूरा पक्का कर दिया उसको, और एक आपका घर है, बीच में वो छोटी सी 2 मीटर की जो स्ट्रिप है वो कच्ची है हर घर के पास, और उससे पे कितना धूल है सर। आप उसे पाँव से ऐसे झाट करके देखिए, आपको धूल आपके मुंह तक आएगी। आप कुछ पैसे डाल के पूरा ही, एक रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी होती है सर हर जगह, आप थोड़े थोड़े पैसे कंट्रीब्यूट करके इन सारे जो पेवमेंट्स हैं उसको पक्का करा दीजिए। खुद करा सकते हैं आप, बहुत बड़ा खर्चा नहीं है। आप उससे थोड़ा आगे जाइए, आपके घर के आसपास एक पार्क जरूर होगा, उस पार्क में देखिए सारी जगह मिट्टी पड़ी होगी, कुछ नहीं करना है सर, उसमें घास लगवा दीजिए, छोटे पौधे लगवा दीजिए, आपका पोल्यूशन लेवल उस एरिया का 5 to 10% कम हो जाएगा। ये इंडिविजुअल लेवल पे क्या है, सरकार तो बोलती ही रहती है कार कुली करिए, सिगरेट मत पीजिए, वो मत करिए, तो लेकिन सुनते नहीं है सर। हम बेसिकली कंस्ट्रक्शन का आपको बताता हूँ बड़ा मजेदार कि इंडिविजुअल लेवल पे क्या होता है। आपने गुड़गांव में देख लीजिए सर, अभी चलते चलते देख लेंगे कि कंस्ट्रक्शन के लिए स्पेसिफाइड मेजर्स होते हैं जो ग्रीन टर्मिनल लिखे हैं कि इतने दूर तक वो आपको ग्रीन कपड़ा पूरा लगा के रखना है। उस ग्रीन कपड़े का जो वो होता है वो कितना होना चाहिए, थिकनेस चाहिए। आप देखिए सिर्फ सरकार को या अथॉरिटीज को बेवकूफ बनाने के लिए खंडा सा कपड़ा बाहर लगा दीजिए और धड़ाधड़ कंस्ट्रक्शन अंदर चल रही है। जो आसपास के सारे लोग हैं सर, उन सबके छातियों में आप कम से कम 100 किलो का धुआं डालने। सो 2 सिंपल चीजें, धूल और धुएं से बचना है। जितनी भी चीजें आपके आसपास धूल और धुएं को प्रमोट कर रही है उसको कम कर दीजिए सर। आप सुबह देखिए, मैं कई बार देखता हूँ कि लोग जो सिक्योरिटी वाले होते हैं वो बहुत सारा कचरा इकट्ठा करते हैं, उसको आग आके अपना हाथ सेक रहे होते हैं। आप उनको समझाइए कि भैया ये आग सेकना तो ठीक है, ये थोड़ी देर के लिए आपको गर्मी जरूर देगा, पर जो ये AQI आपने कम से कम 1000 कर रखा है, इसका क्या है, छाती आपकी खराब हो रही है, आसपास के पूरे मोहल्ले की खराब हो रही है। सो अपने मोहल्ले से स्टार्ट कीजिए, अपनी कम्युनिटी से स्टार्ट कीजिए, काफी कुछ आप कर पाएंगे। फिर उसके बाद सरकार से सवाल कीजिए। राइट फिर जो मैनिफेस्टो लेके आपके पास आए उसको पूछिए, चाहे वो सरकार कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी हो, उसको पूछिए थी वो पोल्यूशन वाला पन्ना कहाँ है जिसको अगले 5 साल का ग्रीन टर्मिनल में आप क्या क्या करेंगे वो दिखा दीजिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। तो व्यक्तिगत तौर पे बात करें तो पहले तो आपने अपनी लाइफस्टाइल पे बात कर ली, थोड़े लंग्स को मजबूत बनाने के लिए आपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज की, और इन्वायरमेंटल फैक्टर की बात करें तो आपके सराउंडिंग वाला एरिया, चाहे वो घर हो चाहे वो ऑफिस हो, उसको दोनों को ध्यान रखना जरूरी है, कम्युनिटी हो तो। और वो कई बार हमें लगता है ऊपर कि भाई हम पहल कर रहे हैं, आप पहल करेंगे तो आई थिंक आपके साथ और लोग जुड़ना शुरू हो ही जाएंगे। कोई भी बड़ी जर्नी जो होती है वो एक स्टेप से स्टार्ट होती है, जब तक आप वो स्टेप नहीं लेंगे तो फिर आप पूछने का हक भी नहीं। बिल्कुल। दूसरा एक, जैसे हम इंडिया में स्पेशली बात करते हैं और जितनी अभी रिसर्च भी आ रही है कि यहाँ पर सब लोग स्लीप डिप्राइव्ड है, मतलब नींद जैसे ठीक से नहीं आती। इनफैक्ट आप ज़्यादातर जाएंगे सुबह सुबह भी रोड पे देखेंगे तो लोग बहुत टायरिंग से दिखेंगे, नींद उनकी पूरी नहीं हो रही होती है। और ख़ास तौर पे जब लंग्स की प्रॉब्लम की भी बात करते हैं तो बहुत सारी लोग ऐसे शिकायत करते हैं कि मेरी जो खांसी है या और भी जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम है ये रात को ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जो रात को ऐसी प्रॉब्लम जब बढ़ जाती है, दिन में वो ठीक रहते हैं, तो उसके पीछे क्या लॉजिक होता है? यूजुअली क्या है, जो एस्थमा नामक बीमारी है उसके प्रॉब्लम्स रात को बढ़ते हैं। COPD नामक बीमारी जो है उसके, क्योंकि इन
पेशेंट्स में लंग्स भी खराब होते हैं और हार्ट के ऊपर भी प्रेशर होता है, तो जब ये बिल्कुल सीधा लेटने की कोशिश करते हैं तो कई बार इनको ब्रेथलेसनेस बढ़ जाती है, इसलिए रात को नींद भी पूरी नहीं आती है। इंडिया में सर प्रॉब्लम ये है कि वो इसको एक नॉर्मल लाइफस्टाइल समझ लेते हैं। वो समझते हैं कि ठीक है, सांस थोड़ा चल रहा है, बार बार टूट रही है, कोई बात नहीं, ये तो होता ही है जब आप बुजुर्ग हो जाते हैं। बिल्कुल नहीं, ये आपकी किसी ना किसी प्रॉब्लम का इनिशियल साइन है। तो आपको मैंने जैसे समझा, अगर आज ऐसे साइंस आ रहे हैं तो आपको पल्मोनोलॉजिस्ट को दिखाना ही है या थोरेसिक सर्जन को दिखाना ही है। राइट, ठीक है। तो मतलब आपकी नींद पूरी नहीं हो रही तो भी एक बार आपको डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। इसके अलावा जैसे अभी आपने सिम्टम्स की बात करी, जिसमें आपने वेट लॉस भी बताया कि आपका वज़न कम हो रहा है या आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो रही है, लेथार्जिक आप फील कर रहे हैं। तो इस तरह से मेन एक तो अर्ली साइन बिल्कुल जैसे एक तो आपने बताया कि नहीं, आपको जब बहुत ज़्यादा ब्रेथलेसनेस, सांस चढ़ती है, इस तरह की प्रॉब्लम हो, पर कुछ अर्ली साइन भी होते हो कि जो बिल्कुल थोड़ा, जिसको आप कई बार हम इग्नोर कर जाते हैं कि ये तो होता ही है। मैंने सबसे पहले हाँ। बताया खांसी, सबसे खांसी ज्यादा early किए जाने वाला सिम्टम है शायद। ठीक है। ब्रेथलेसनेस, खून आना, जरा सी आपकी दिनचर्या आपके अकॉर्डिंगली चेंज नहीं, मतलब आप सपोज करिए आप खुद ही वेट लॉस कर रहे हैं, मतलब आप खाना कम खा रहे हैं, वो तो अलग बात हो गई। लेकिन अगर आप नॉर्मल खाना खा रहे हैं, मतलब वो भी, और तब भी आपका वजन गिर रहा है, अब आपको एकदम सचेत हो जाना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें, जैसे लोग रेस्पिरेटरी, जो अपर रेस्पिरेटरी हम बात कर रहे थे कि सीजनल चेंज होता है, लेकिन लोगों को गला खराब होता है, लोग ओवर द काउंटर ड्रग्स लेना स्टार्ट कर देते हैं। और डेंजरस है सर ओवर द काउंटर ड्रग्स लेना। ओवर द काउंटर, आपके पास प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, वो आपको जो भी कंपाउंडर है या केमिस्ट है वो क्या दे रहा है, स्टीरॉइड दे रहा है, क्या दे रहा है, आपको समझ नहीं आएगी। और ये इतनी बड़ी मिस्टेक की तरह प्रेजेंट हो जाता है कई बार हमारे पास। मेरे पास अभी केस आया था सर, वो किसी B+ टाउन में रहते हैं, उनको खांसी हुई, तो एक हफ्ता चलती रही, वो गए, उनको किसी ने स्टीरॉइड्स दे दिए, वो स्टीरॉइड्स खाते थे, खांसी ठीक हो जाती थी। और ऐसा उन्होंने कॉन्टिन्यूसली करना स्टार्ट कर दिया, मतलब 3-4-6 महीने तक वो बीच में खांसी होती थी, वो सोचते थे कि तो खांसी को लिए स्टीरॉइड खा लिए। अब स्टीरॉइड इतनी खतरनाक दवाई है सर, वो स्टीरॉइड जहाँ सबसे अच्छी दवाई भी है और सबसे खतरनाक भी है। सो उस पेशेंट को सर फंगल इन्फेक्शन हो गया फेफड़े में, मुझे उसका पूरा फेफड़ा एक निकालना पड़ा बिकॉज ऑफ दैट फंगल इन्फेक्शन। सो ये गलतियां तो बिल्कुल मत करिए। आप थोड़ी फीस दे के आसपास के अच्छे डॉक्टर हैं उसको दिखाइए, क्योंकि वो आपको प्रॉपर दवाई देगा, एग्जैक्ट दवाई देगा। जो आप ओवर द काउंटर किसी से पूछ के कि मेरे दोस्त ने दवाई खा दी थी, आपके दोस्त की प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम से बिल्कुल डिफरेंट है, तो आप क्यों उस वो करके एग्जैक्टली। सो ये ओवर द काउंटर ड्रग्स खरीदना, लोगों से पूछ के दवाई खा लेना और अपनी मर्जी से इलाज करना, इसको तो 100% अवॉइड ही करना। बिल्कुल सर, ये आपने काफ़ी एक सेंसिटिव मुद्दा उठाया। इनफैक्ट अभी थोड़े दिन पहले भी मतलब प्रधानमंत्री ने भी इस बारे में जिक्र किया था AMR को लेकर मन की बात में। तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जैसा काफ़ी बढ़ रहा है, और आप भी देखते होंगे आपके पास पेशेंट। सर हिंदुस्तान में, क्योंकि आपको एंटीबायोटिक्स के लिए प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है, सो लोग ऐसे ही कुछ ले लेते हैं। तो सर इसमें AMR पे आप एक बार हमारे व्यूअर्स को एक मैसेज दे दीजिए कि क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए एंटीबायोटिक लेकर। कोई भी दवाई अगर वो क्रोसिंग और सिंपल नेजल ड्रॉप और आई ड्रॉप को छोड़ के है, वो मत लीजिए बिना प्रिस्क्रिप्शन के। एंटीबायोटिक्स लोग सेप्टम तो ऐसे खा रहे होते हैं जैसे टॉफी है, वो इससे हाईली सेंसिटिव एंटीबायोटिक, वो पर्टिकुलर माइक्रोब्स के लिए बनाया है। उसको आपने 3-4 बार ले लिया, फिर जब आपको सचमुच उसकी जरूरत होगी तो वो काम ही नहीं करेगी आपकी। दैट इज एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। और पूरी लेते भी नहीं है। प्रॉब्लम क्या होती है जब हम ऐसे पेशेंट्स को कोई सीरियस बीमारी है और हम इनको एडमिट करते हैं, और अब हम ये अच्छी एंटीबायोटिक से स्टार्ट करेंगे, वो इन पे काम ही नहीं करेगी, क्योंकि हम इन्होंने पहले ही इतनी एंटीबायोटिक खा रखी है कि बॉडी जो है वो पूरी तरह से रेजिस्टेंट हो चुकी है उसको। फिर आपको हाई एंड एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी, जिससे किडनी पे असर होगा, लिवर पे असर होगा। कोई भी एंटीबायोटिक, कोई भी ऐसी दवाई जो क्लास A ड्रग्स हैं जितनी भी, आप मत लीजिए एक ओवर द काउंटर। आप अपने जनरल फिजिशियन को दिखाइए, फैमिली फिजिशियन को दिखाइए, सुपर स्पेशलिस्ट को दिखाइए, जो आपकी रीच पे आता है, आप उसको दिखा के फिर वो ड्रग खरीदिए ऑन प्रिस्क्रिप्शन। और मैं सरकार से भी मतलब विनती करूंगा कि जितनी भी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन दवाइयां हैं हिंदुस्तान में, उनको बंद कर नहीं। आप अभी ले सकते हैं किसी भी उसमें दुकान पे जाइए, राइट, इजीली मिल जाती है, वो सेप्टम दे देगा। एग्जैक्टली। जबकि ये होना ही चाहिए। आप US में प्रिक्योर करके दिखा, UK में प्रिक्योर करके दिखा, इट्स इम्पॉसिबल।
राइट राइट तो जितनी भी इस तरह की ड्रग्स हैं कभी नहीं है। नहीं लेनी चाहिए। इनफैक्ट अभी थोड़े दिन पहले एक आर्टिकल पढ़ रहा था, क्योंकि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस और एंटीबायोटिक पे जैसे बात की जाती है, इवन पेन किलर्स पे की जाती है, पर एक उस आर्टिकल में आया था कि भारत के अंदर काफ़ी ओवर द काउंटर लोग जो एंटी एलर्जिक मेडिसिन है वो भी काफ़ी ज़्यादा लेते हैं। बैंड है वो तो बैंड, मोस्ट हाँ ऑफ द कंट्रीज जी, में जो एंटी एलर्जिक हम यूज कर रहे हाँ हाँ हैं हाँ, वो बैंड है मोस्ट ऑफ यस द यस। कंट्रीज। पर खांसी आती है तो लोग लेते हैं अक्सर, कई बार एलर्जी कहते हैं कि मुझे एलर्जी है तो वो लेते रहते हैं ऐसे। उनको पता कैसे चला उनको एलर्जी है। और पर आपने सुना, सर, देखा मैं आपको एक छोटा सा जी, एग्जांपल दूंगा, टेक्निकल है हाँ हाँ कि एक लड़की मेरे पास लाई गई, 10 हाँ, साल की लड़की थी, पिछले 6 महीने से उसको खांसी थी और हम्म, खांसी के लिए उसको एस्थमा की दवाई वगैरह दे रहे थे। हम्म तो किसी अच्छे डॉक्टर ने उसको जब इवेलुएट किया, सीटी कराया, हम्म उसके जो श्वास नलियां होती है उसके हम्म, अंदर एक ट्यूमर निकला जिसको हम कार्सिनॉइड कहते हैं। ओह, तो इस ट्यूमर का सर्जरी करना पड़ता है। तो मैंने उसको पूछा कि लड़की को, मैंने कहा तुम्हें, कहती हमने बोला ये एस्थमा है, एस्थमा है, एस्थमा की दवाई ले लो, एस्थमा की दवाई ले लो। वो मेरी चाची की लड़की को भी होता है जो वो पंप लेती है, हाँ, मैंने भी देना स्टार्ट कर दिया। और ओह, निकला क्या, 6 महीने के बाद ट्यूमर निकला जिसके लिए सर्जरी करनी पड़ी। अब वो बच्ची बिल्कुल ठीक है। तो मैं किसी से ही पूछना चाहता हूँ, आपको पता कैसे है कि आपको एलर्जी है जब तक वो किसी फिजिशियन ने, किसी पल्मोनोलॉजिस्ट ने, प्लास्टिक सर्जन ने उसको राइट डायग्नोज नहीं किया है। डायग्नोस नहीं सो डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट राइट, लोगों को बताना हमारा फर्ज है कि आप ये करिए। फिर भी हिंदुस्तान में ये ये चेंज आते आते थोड़ा 2-4 साल से समय नहीं, बट अब बहुत अच्छा हाँ लगता है मुझे कि जी, एटलीस्ट सरकार इस बारे में इस बात बार कर रही है। जिक्र कर रहे आज से 15-20 साल पहले तो ये बातें हम सुनते भी नहीं हैं, थे। राइट अब राइट प्रधानमंत्री जैसे आपने बताया कि मन की बिल्कुल, बात में इसको हाँ इस इशू बात को, कर रहा है बिल्कुल, वेरी गुड। राइट राइट। तो दो तीन तरह की ऐसी कौन सी दवाएं जो तो बिल्कुल ही आपको नहीं लेनी चाहिए? कफ सिरप्स ओके, यूजलेस। कफ सिरप लेने का मतलब है सर आप कफ को सिर्फ सप्रेस कर रहे हैं। आपने वो केस अभी बिल्कुल हुआ होगा एग्जैक्टली, जो यस कफ सिरप यस, की वजह काफी से उसके बारे कितने में सारे जिक्र लोग, किया। एंटी एलर्जिक्स, हाँ एंटीबायोटिक्स, हाँ स्टेरॉइड्स, हाँ, ये तो बिल्कुल ही आप टच की मत करिए जब तक हम्म, आपको कोई प्रिस्क्रिप्शन पे डॉक्टर रजिस्टर्ड एडवाइस मेडिकल प्रैक्टिशनर आपको लिख के नहीं देता है कि आप ये दवाई लीजिए। और वो भी डायग्नोसिस बनाए बिना तो वो करेगा ही नहीं। नहीं पर डायग्नोस, लोग कई बार बोलते हैं हम ये अस्पताल जाओ वहाँ 4 टेस्ट करा लेते हैं। अरे भैया वो 4 टेस्ट आप ही के भले के लिए है। वो 4 टेस्ट कराएगा तो हो सकता है जो आप सोच रहे हैं उससे परे बीमारी निकल आए और आप बिल्कुल ठीक हो जाए। तो सर जैसा अभी जिक्र कर रहे थे हम मेडिसिन का कि भाई बिना कोई भी टेस्ट कराए हम वैसे ही ओवर द काउंटर खाते रहते हैं दवाइयाँ। आपने टेस्टिंग का, डायग्नोस्टिक का जिक्र किया, तो इसमें कुछ चीज़ें होती है कि जैसे कुछ टेस्ट होते हैं, ज़्यादातर हम कैंसर की बात करते हैं, हार्ट डिजीज़ की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि स्क्रीनिंग टेस्ट इस पर्टिकुलरली एज में करा लेनी चाहिए। जैसे अभी कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने बोला है कि भाई आजकल जैसा यंग हार्ट अटैक काफ़ी ज़्यादा देख रहे हैं, तो एटलीस्ट हमें लिपिड प्रोफाइल या फिर आपके ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर ये 18 की एज में करा लेनी चाहिए। या इनफैक्ट उसमें अभी एक और रिसर्च आई है कि हम एडवांस टेस्टिंग की बात करते हैं, बिकॉज काफ़ी सारे लोग ऐसे थे जिनका लिपिड्स ठीक था या और उनके जो कन्वेंशनल बिल्कुल ठीक थे, बट उनमें भी हार्ट अटैक देखा। तो लंग्स के लिए भी इस तरह के क्या टेस्ट होते हैं जो अर्ली डायग्नोस कर पाए, या जिनको हम बोलें कि कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, स्क्रीनिंग जैसे सबको करा लेनी चाहिए? इसमें दो हाँ एक चीज पहले बताना चाहूंगा कि जो ये साइलेंट एमआईज है हाँ हाँ, इसके अंदर भी एयर पोल्यूशन एक कॉज है। हाँ। ये बहुत बड़ी स्टडी है। एमआई सर हमारे दर्शक, हाँ हार्ट अटैक हार्ट अटैक जी हार्ट जी, अटैक का भी एक बहुत बड़ा कॉज एयर पोल्यूशन है। अच्छा, जितनी भी डिजीजेस आप आजकल जानते हैं, हाँ जैसे डायबिटीज है, हाँ हाँ, उसका एक कारण जो है एयर पोल्यूशन है। ओबेसिटी, जो मोटापा बढ़ रहा है लोगों का, उसका एक कारण एयर पोल्यूशन है। ऑक्सीजन है सांसों में। कैंसर्स इतने सारे, ओरल कैंसर, श्वास नलियों का कैंसर, लंग कैंसर, ब्लैडर कैंसर, कितने ही कैंसर्स में एयर पोल्यूशन जो है वो एक कॉजेटिव एजेंट की तरह देखा गया है। इसीलिए इसको अब एक क्लास 1 कार्सिनोजन का भी दायरा दे दिया गया। मतलब सबसे जो खतरनाक कार्सिनोजन होते हैं, मतलब कैंसर कॉजिंग एजेंट होते हैं, उसमें पोल्यूशन आ चुका है। हाँ, तो मतलब आपके हार्ट का भी वो पोल्यूशन भी लिंक है, ओके। अब दूसरी चीज है सर कि बेसिक टेस्ट क्या होते हैं हाँ। लंग्स के, उन पे बात करते हैं। सो जो बेसिक टेस्ट हम कराते हैं जब भी कोई मेरी ओपीडी में आता है, तो सबसे पहले एक 6 मिनट वॉक टेस्ट होता है या 5 फ्लो स्टेट क्लाइंबिंग। 6 मिनट वॉक टेस्ट क्या होता है, कुछ डिस्टेंस पे हम 6 मिनट के लिए पेशेंट को तेज तेज चलाते हैं और उस पेशेंट का देखते हैं कि वो कितना चल पाता है और उसका जो सैचुरेशन होता है, मतलब जो उसका ऑक्सीजन बॉडी में कितना आ रहा है, अच्छा, उसका लेवल क्या है, ओके, ये है एक। दूसरा होता है 5 फ्लोर्स क्लाइंबिंग, मतलब 5 फ्लोर तक पेशेंट जब चलता है हाँ, तो उसका जो सैचुरेशन है वो कितना फॉल करता है, हम ये देखते हैं। अच्छा, ये बिल्कुल बेसिक टेस्ट ये घर पर भी कोई घर कर, पे भी कर सकते हैं। अगर आप 5 फ्लोर बड़े आराम से चढ़ते हैं और आपको सांस नहीं फूल रही है, वेरी गुड।
ठीक है। और तीसरा जो फिर नेक्स्ट पायदान पे आते हैं, मोस्ट बेसिक टेस्ट चेस्ट एक्सरे लेता है, क्योंकि एक्सरे करके हमको एक मोटा मोटा पता चल जाता है कि कहाँ प्रॉब्लम है और हमको फर्दर टेस्टिंग क्या करना है। राइट। फिर जो लोग सिगरेट पीते हैं, काफ़ी टाइम से पी रहे हैं, 10-20 साल से पी रहे हैं, पोल्यूशन वाले एरियाज में रहते हैं, उनके लिए LDCT नामक लो डोज CT स्कैन कहते हैं इसको, जो एक स्क्रीन टेस्ट है। फिर इसके बाद के जितने की टेस्ट है वो सारे डिजीज स्पेसिफिक भी होते हैं। एक टेस्ट जो आजकल हम बहुत कॉमनली करा रहे हैं लोगों में, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि लंग कैपेसिटी कैसी है, वो होते हैं पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, या इसको स्पायरोमीट्री भी कहते हैं आम भाषा में। तो बहुत कॉमनली अवेलेबल है DHCR, बाकी P+ टाउन पे भी, उसमें आपको फूक मारनी होती है एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर, और वो आपकी लंग कैपेसिटी जो है एक आपके एज ग्रुप मैच्ड इंडिविजुअल के साथ कंपेयर करके बताता है, और उससे हमें पता चल जाता है कि लंग्स कितने खराब हैं, कितना डैमेज हो चुके हैं या कितने कमजोर हो चुके हैं, या फिर कई बीमारियां जैसे एस्थमा है वगैरह हम उससे डायग्नोज कर पाते हैं। सो ये बैटरी ऑफ टेस्ट हमारे पास अवेलेबल होते हैं बेस लाइन। और फिर उसके ऊपर अगर आप कैंसर का पेशेंट देख रहे होते हैं तो उसमें हम पेट स्कैन कराते हैं, बायोप्सी करवाते हैं, ईवस वगैरह बहुत सारे एडवांस टेस्ट होते हैं। इसी तरह के एडवांस टेस्ट ट्यूबरक्लोसिस के लिए भी होते हैं, जैसे ब्रोंकोस्कोपी है, कल्चर्स है वगैरह। सो वो तो इंडिविजुअल डिजीज के लिए हो गया, बट मोस्ट बेसिक टेस्ट जो हैं वो है चेस्ट एक्सरे, PFT, LDC। ओके, ठीक है। तो कोई अपना प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप वैसे कराने के लिए कई बार हम कहते हैं कि एक ब्लड टेस्ट करा लिया, उसमें वो रूटीन उनके प्रोफाइल करा लेते हैं, LDCT वो आप एक एड ऑन कर लें। तो किसी ने LDCT जैसे आपने बात की, CT स्कैन कराया अपने लंग्स का, तो वो कितने टाइम बाद फिर अगर उसका नॉर्मल आया तो रिपीट कराएं, और कितनी एज ग्रुप में कराना चाहिए? यूजुअली अगर आप कभी नहीं कराया, मतलब स्टार्ट करें तो 40s में आपको स्टार्ट 40s में एक बार आपको LDCT कराना है। ठीक, 35 to 40s। राइट। तो CT स्कैन को लेकर कई बार लोगों को एक कंफ्यूजन रहता है कि उसमें फिर रेडिएशन होती है, ऐसा कुछ, तो कभी एक साल में कराने से कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल भी नहीं। राइट। उसकी रेडिएशन की जो वैल्यूज हैं वो बहुत कम है, HDR जो वाले लेवल्स होते हैं उससे वो बहुत कम है, बहुत सेफ है। Right. LDCT का मतलब ही है लो Low डोज dose CT scan। वो काफी कम रेडिएशन आपको देता है। और जो रेडिएशन जी, तो आप हाँ ट्रैवल करेंगे एयर Yes, से तब भी yes। आपको मिल जाएगा। मिल जाती है। ओके। और जो स्मोक करते हैं उनको फिर किस तरह उनको के तो टेस्ट? जिसने भी 10 to 15 ईयर, 15 to 20 ईयर इतनी स्मोकिंग कर रही है, और अगर 3 से 4 सिगरेट से ज्यादा पी रहे हैं प्रतिदिन, तो उसको तो करा लेना चाहिए, Right। इमीडिएटली करा लेना चाहिए। ओके। मतलब खुद ही जाके अपने आप को इन्वॉल्व कर लेना चाहिए। बहुत सारे अच्छे हॉस्पिटल्स ने अभी रेस्पिरेटरी प्रोग्राम्स ऑन किए हुए, जैसे वेदांता ने किया हुआ। जी जी। तो आप आ सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं, आपका LDCT होगा, और आपका एक जो फिजिशियन होगा, रेस्पिरेटरी फिजिशियन, उसके साथ एक अपॉइंटमेंट फिक्स होगा। और अगर इसमें कुछ भी उनको डाउट लगता है, गांठ निकल आए, कैविटी निकल आए, कोई TB का सस्पिशन निकल आए, राइट राइट, इमीडिएटली आप तो करा सकते हैं। जैसे बाकी कोई भी डिजीज के लिए हम कोई जेनेटिक टेस्टिंग की भी बात करते हैं, तो ऐसे लंग्स के लिए भी कोई ऐसा जेनेटिक टेस्टिंग? अभी तक मतलब कॉमन यूज में नहीं है। हाँ, फिर वो रिसर्च पर्पसेस के लिए हम यूज करते हैं, ओके। और कॉमन यूज के लिए अभी तक नहीं। राइट राइट। तो इसमें जितना हो सके प्रिवेंटिव टेस्ट ही आपको कराने हैं। और जैसे ये हमने प्रिवेंटिव और स्क्रीनिंग टेस्ट की बात की कि ये नॉर्मल लोग भी जिनको कोई ऐसा सिम्टम नहीं है वो करा सकते हैं, बट कुछ ऐसे डायग्नोस्टिक टेस्ट भी होते हैं जो कई बार हम राइट टेस्ट नहीं कराते, हालांकि वो डॉक्टर्स के लिए ज़रूरी है, पर फिर भी जस्ट पेशेंट की इन्फॉर्मेशन के। कहता हूँ सर, मतलब अगर आप CT करा ही रहे हैं और आप सस्पिशियस है, एक्सरे बहुत सस्पिशियस है, तो कंट्रास्ट CT कराइए। कंट्रास्ट, क्योंकि अगर आपका रीनल फंक्शंस नॉर्मल है, KFT करके देख लीजिए, अगर आपका रीनल फंक्शन नॉर्मल है, उस पेशेंट का कंट्रास्ट CT ही कराइए। और अगर पेशेंट आपका 50 पे पार्ट की एज ग्रुप के ऊपर है और सस्पिशियस आपने एक्सरे कराया, उसमें आपको एक गांठ दिखी जिसको आप बाबा इवेलुएट करना चाहते हैं, तो उसको सीधा पेट स्कैन कराइए। उसका पेट स्कैन जो होता है वो एक इस प्रकार का स्कैन है जिसमें हम कैंसर को डायग्नोज करते हैं। राइट। तो क्योंकि सस्पिशन बहुत बढ़ गया, आपका एज ग्रुप 50-60s में है, हो सकता है वो पोल्यूटेड एरिया से आ रहा हो, सो आप डायरेक्टली मतलब छोटे मोटे टेस्ट छोड़ के उस पेशेंट का पेट स्कैन कराइए। ये डॉक्टर्स के लिए पर्टिकुलरली। ओके ओके, ठीक है। दूसरा, जैसे ट्यूबरक्लोसिस को लेकर खैर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी काफ़ी प्रोग्राम्स बनाए हुए हैं, और अभी भी देख ही रहे हैं कि TB, yes काफ़ी। दूसरा, TB को लेकर थोड़ा सा लोगों को कन्फ्यूजन भी रहता है, ठीक से डायग्नोस बन भी नहीं पाता और काफ़ी डिले भी हो जाता है, तो उसके लिए भी, TB के लिए भी थोड़ा बहुत आप दर्शकों को कि वो बढ़ क्यों रही है प्रॉब्लम का?
अगर आप परसेंटेज में देखिए भारत में अब क्योंकि ड्रग्स बहुत अच्छी हो गई हैं, सरकार भी बहुत अच्छी है, उनकी मंशा भी अच्छी है, सो अगर आप परसेंटेज में देखें तो रिड्यूस हो रही है। अच्छा बट अगर आप एब्सोल्यूट नंबर में देखिए, हिंदुस्तान में एक छोटी सी परसेंटेज भी लाखों और करोड़ों हाँ में आ जाती एग्जैक्टली है। पुलिस सो इसीलिए हाँ इनकी प्रॉब्लम पर कॉम्प्लिकेशंस अब बढ़ रही हैं। प्रॉब्लम ये है सर कि वही बात वहीं वापस वहीं आ पर गई अभी हाँ कि 2 हफ्ते से अगर ज़्यादा आपको खांसी। खांसी आ रही है, आपको अपने आप को इवेलुएट कराना है। भारत में टीबी बहुत कॉमन है। टीबी लोग समझते हैं कि टीबी तो मेरे घर में किसी को नहीं है तो मुझे नहीं हो सकता। एग्जैक्टली आप एक तो चीज देखिए, आप सब जब सुबह घर से निकलते हैं, आप एक कैब लेते हैं या रिक्शा लेते हैं, उसमें बैठते हैं, उसमें किसी को टीबी हो सकता है। आप अपने दुकान पे या काम पे जाते हैं, वहाँ 100 लोगों से आप दिन में मिलते हैं, उसमें किसी को टीबी हो सकता है। तो टीबी आप किसी से भी कैच कर सकते हैं। राइट और आपकी अगर इम्यूनिटी थोड़ी भी गड़बड़ाई हुई है, वो टीबी का जो बैक्टीरिया बैक्टीरिया ठीक है। सो टीबी को आप इग्नोर मत करिए। भारत में 30% ऐसे लोग होंगे जो कभी ना कभी टीबी की किसी फॉर्म से ग्रस्त हुए। ग्रस्त हुए ठीक है। सो आपको जरा सी खांसी, बलगम में जरा सा खून आया, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इमीडिएटली अपने फिजिशियन या चेस्ट फिजिशियन को दिखाइए और टीबी के प्रॉपर डायग्नोसिस कराइए। टीबी के प्रॉपर डायग्नोसिस में भी आजकल बहुत भारत में तो आप फेस चेस्ट स्पूटम एग्जामिनेशन जो बलगम की जांच होती है वो ऑलमोस्ट फ्री है, पर सेंटर से आप करा सकते हैं। फिर उसके बाद जो कई डेडिकेटेड सेंटर्स हैं, उसमें ब्रोंकोस्कोपी की फैसिलिटी वगैरह भी आ गई है। फिर बात नली के अंदर दूरबीन डाल के हम अंदर को बलगम लेके उसको टेस्टिंग के लिए भेज सकते हैं। सेंटर्स में तो ऑलमोस्ट सब बड़े सेंटर्स में अवेलेबल है। तो टीबी को इग्नोर मत करिए, क्योंकि टीबी अगर है और उसका अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाता है तो ये 100% ट्रीटेबल बीमारी है। पहले किसी जमाने में इसको अनट्रीटेबल माना जाता था। मतलब आप बड़ी फेमस स्टोरी है जिन्हा को टीबी गाइड बिकॉज ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। सो उस टाइम तो एक वो था कि मतलब बस अब खत्म है टीबी हो गई। अब तो बिल्कुल भी नहीं है। टीबी एक बिल्कुल 100% ट्रीटेबल चीज है। अगर आपने प्रॉपर अपने फिजिशियन के अकॉर्डिंग दवाई ली, दवाई भारत सरकार को मुफ्त देती है, उसके साथ इंसेंटिव भी देती है आपको उसको खाने का। तो अगर आप वो प्रॉपरली लेते हैं 6-8 महीने में आपकी टीबी खत्म हो जाएगी। राइट नहीं बिल्कुल। इसके अलावा ऐसे आपके पास आपकी प्रैक्टिस में कुछ पेशेंट आए होंगे जिन्होंने टीबी का ट्रीटमेंट जैसे ठीक से नहीं लिया और वो लंग ट्रांसप्लांट तक पहुंचे हो, ऐसा कुछ भी है? तो भर के पेशेंट्स हैं मेरे पास। अच्छा। वो क्या होता है कि किसी ने गए, आप अच्छे डॉक्टर के पास गए, उसने डायग्नोस कर भी दिया टीबी और उसने कहा आपको टीबी हो गया, टीबी की दवाई स्टार्ट करिए। डॉक्टर बदल देते हैं। उनको लगता है ये डॉक्टर पता नहीं क्यों हमको बोल रहा है, भैया टीबी तो मेरे घर में किसी को नहीं है। वही मैं बताना चाहता हूँ, टीबी आपको कहीं से भी लग सकता है, आपके घर से, आपके एनवायरनमेंट से, रिक्शा से, साइकिल से, कहीं से भी लग सकता है आपको। और लग गया है तो प्रॉपरली ट्रीटमेंट लिया। अब अगर आपने उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं लिया है, वो एक रिलैप्स करेगा। और टीबी के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं जिसको हम पोस्ट ट्यूबरकुलर सीक्वेलाe बोलते हैं। मतलब टीबी के बाद होने वाले कॉम्प्लिकेटेड बीमारियां, जैसे एम्पाइमा हो जाता है, छाती के अंदर पस पड़ जाना, एस्परजिलोमा एक बड़ी सी कैविटी बन जानी जिसके अंदर फंगस बॉल बन जाता है, मैसिव हेमोप्टिसिस मतलब बलगम में इतना खून आता है इन लोगों को कि ये खून आने की वजह से ही बेचारे मर जाते हैं। ऐसी कई बीमारियां टीबी के बाद आपको लग सकती हैं अगर आपने टीबी का इलाज प्रॉपर नहीं कराया है। सो देखिए खालक उससे इल्तिजा, अगर आपको टीबी डायग्नोस हुआ है, टीबी सेंटर पे जाइए, फ्री दवाई लीजिए, इंसेंटिव भी लीजिए, प्रॉपरली उसको खाइए। अगर उसकी कोई प्रॉब्लम भी हो रही है, फिर से फिजिशियन के पास जाके पूछिए, किसी को उल्टी हो रही होती है, किसी को कुछ हो रहा है, उसको प्रॉपरली ट्रीट कराइए। पर टीबी की दवाई जो उसका स्पेसिफाइड 6 से 8 महीने का टाइम है, उससे पहले बंद मत करिए। बिल्कुल ठीक। अभी जैसे लंग ट्रांसप्लांट की बात की और भी आपकी किसी भी तरह की थोरेसिक सर्जरीज की बात की, तो उसमें अभी कितना एडवांसमेंट आ गया है? देखिए मतलब जब आज से 15-30 साल पहले जब हमने थोरेसिक सर्जरी करना स्टार्ट किया था तो बहुत ही प्रिलिमिनरी स्टेज में कि ये हम बहुत सारी ओपन सर्जरीज करते थे, छाती खोल के ऑपरेट करना। अब पिछले 5-6 साल में भारत में इक्विपमेंट बहुत आ गया है, एक्सपर्टीज बहुत आ गई है। अब जैसे आप मेदांता की ही बात करें तो हम बिल्कुल इतनी बड़ी बड़ी सर्जरी छोटी छोटी दूरबीन से कर रहे हैं सर, जिसको वैट्स कहते हैं। 3 छोटे छोटे छेदों से हम कितनी सारी सर्जरीज जैसे लोबेक्टमीज होती हैं, एम्पाइमास, डिकॉर्टिकेशन, एस्परजिलोमा, ये सब की सर्जरी अब भारत में अच्छे सेंटर्स में जहाँ थोरेसिक सर्जरी अवेलेबल है, जहाँ पे सर्जन अवेलेबल है, वहाँ दूरबीन की सर्जरी के कारण हो जाती है। दिस इज अ वेरी बिग एडवांसमेंट। एक चीज जो भारत में बिल्कुल ही नहीं थी वो थी लंग ट्रांसप्लांटेशन। सो लंग ट्रांसप्लांट होता है कि अगर आपके फेफड़े खराब हो गए हैं तो आप फेफड़ों को बदल सकते हैं, बदल
होते कैसे हैं कि एक ब्रेन डेड डोनर से मैचिंग फेफड़े आपके लंग में लगाए जाते हैं। बहुत ही लंबी प्रक्रिया है, मैंने अपने चैनल्स में बहुत अच्छी तरह मैंने अपनी यूट्यूब पे समझाई हुई है, लेकिन अब भारत में अवेलेबल है। वेदांता जैसी संस्था इसको कर रही है और सक्सेस रेट भी हमारा किसी भी दुनिया के किसी भी अच्छे हॉस्पिटल के ऑलमोस्ट बराबर है। तो पहले माना जाता था कि भारत शायद कभी ट्रांसप्लांट जैसी लंग ट्रांसप्लांट तो बिल्कुल ही नहीं कर पाएगा, बट अब ये सब कुछ चीजें हमारे शहर में हमारे देश में अवेलेबल है, जो लोगों को इसका फायदा उठाना चाहिए। ऑब्वियसली अगर वो इससे ग्रस्त हैं तो जी मैं नहीं चाहता कोई इस तक पहुंचे, बट अगर पहुंच गए हैं तो प्रॉपर इलाज कराए। ठीक है। बच्चों को लेकर जैसे अभी आपने जिक्र भी किया है कि आजकल प्री एस्थमेटिक आपकी रिसर्च में भी आपने देखा, तो बच्चों के लिए ऐसे कौन से रेस्पिरेटरी इश्यूज या सांस से संबंधित कुछ प्रॉब्लम है जो पेरेंट्स को इग्नोर नहीं करनी चाहिए? बच्चे अदर सर, बच्चों को एक्चुअली बच्चों की बात ना कई बार पेरेंट्स हाँ, मानते नहीं है। मानते नहीं, एग्जैक्टली। जैसे एक बच्चा था, उसको थोड़ी थोड़ी सांस फूलती थी, स्कूल गया, स्कूल में भी उसको डांट पड़ गई कि तुम ये पीटी की एक्सरसाइज क्यों नहीं कर रहे हो। वो बार बार बोलता था अपने फादर को कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे पेन होती है लंग में, तो ये साइड में बहुत दर्द होता है। फादर इग्नोर करे जा रहे हैं। 2 महीने हो गए। 2 महीने के बाद वो बच्चा हमारी एक बहुत अच्छी कार्डियोलॉजिस्ट है हमारे यहाँ पे कि ओपीडी में आया, उन्हें एक सिंपल एक्सरे कराया। पता चला कि उसको न्यूमोथोरैक्स बना हुआ था, फेफड़े के आसपास हवा भरी हुई थी और वो 2 महीने पे बनी होगी जिस दिन से बच्चा वो कंप्लीट का। अब उसके बाद क्योंकि वो इतने दिन से क्रॉनिक डिजीज था, उसके ऊपर पूरी लेयर जम गई थी, फिर उसकी सर्जरी करके वो सारी लेयर हमें निकालनी पड़ी। ये तो अगर ये बच्चा शुरू में आ गया होता, छोटी सी ट्यूब डाल के 3-4 दिन में भी ठीक हो सकता था। सो बच्चे अगर कुछ बोल रहे नहीं सर, तो अगर बार बार बोल रहे हैं, 2-4 बार बोल रहे हैं, तो इसको फिर इग्नोर नहीं करना है, बिल्कुल। और वो बिल्कुल स्पेसिफिक बताएंगे, क्योंकि बच्चे बिल्कुल मन के Yes, सच्चे yes, होते हैं। exactly. वो बोलेंगे यहाँ दर्द हो रहा है, हाँ। पापा सांस चढ़ रही है, हाँ। भागने में बहुत तकलीफ हो रही है, राइट राइट। मेरा फ्रेंड अच्छा भाग पा रहा है, मैं नहीं भाग पा रहा। एकदम आपके लिए तो कुछ प्रॉब्लम है, राइट, ठीक है। बच्चों की जिक्र की, ऐसे ही अगर हम फीमेल्स की बात कर लें, क्योंकि वो ज़्यादातर अपने सिम्टम्स को अक्सर इग्नोर करते हैं, वो अपनी पूरी फैमिली का टेक केयर करते हैं, फिर खास तौर पे फीमेल में भी हम बात कर लें, हमारी अगर वर्किंग वीमेन की, क्योंकि वो बाहर पोल्यूशन से भी एक्सपोज हो रहे हैं, तो उनको किस तरह के सिम्टम्स ध्यान रखने चाहिए? वर्किंग वुमेन तो सर, मतलब मैं सच में मानता हूँ कि अगर सोसाइटी को कोई हाँ, एक गोल मिला है, हाँ, कोई वर्किंग वुमेन है, yes, क्योंकि yes. बेचारी वो काम भी कर रही है, Yes. घर भी संभाल रही है, सब कुछ कर रही है, उसके बाद भी वो अब वो सबसे कॉमन आपने जैसे बोला कि जैसे उसको कोई सिम्टम होगा वो बताएगी, कम से कम 3-4 महीने नहीं बताएगी। सांस चल रही है वो नहीं बताएगी, खांसी आ रही है वो नहीं बताएगी। उसी इंडोर एयर पोल्यूशन में जिसकी हम पहले बात कर रहे थे, बेचारी कुकिंग भी करी जा रही है। राइट। अगर खर्चा काटना है, तो अगर चिमनी 10,000 रुपए की आती है तो कहेगी ये तो चिमनी सबसे पहले काट दो मेरी, क्योंकि ये मुझे क्या जरूरत है, तुमसे बना रही है, सब कुछ ठीक है। सो मैं फीमेल्स को ये बात बताना चाहूंगा, अगर आप स्वस्थ हैं तभी आपका पूरा परिवार स्वस्थ रह सकता है। अगर आप बिस्तर पे पड़ जाएंगी तो उस परिवार में जिसमें फीमेल्स बीमार हो जाती हैं सर, मैंने वो टूटते हुए देखे हुए हैं। सो फीमेल्स को पर्टिकुलरली कोई भी सिम्टम होता है उसको मत छुपाएं, और सबसे पहले अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए। आप भी योगा करिए, आप भी ब्रिस्क वॉकिंग करिए, रनिंग करिए, एक्सरसाइज करिए, कार्डियो करिए, जिम जाइए, डांस करिए, जुम्बा करिए, जो आपके सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस आपको अलाउ करता है। योगा तो हर कोई कर सकता है, वो तो एक गाँव की लेडी भी कर सकती है और एक मल्टी मिलियनर भी कर सकती है, मिलियनर भी कर सकती है। आप वही करिए, एटलीस्ट अपनी सेहत का ख्याल रखिए, किसी भी सूत्र को इग्नोर ना करिए, अपने परिवार से डिस्कस करिए। और आजकल बहुत सारी जो सरकारें हैं उन्होंने फ्री केंद्र खोल रखे हैं। आप उधर जाइए, जाके एक्सरे करा लीजिए, चेस्ट कि आपको क्या प्रॉब्लम है। राइट। इग्नोरेंस नहीं, एंड पर्टिकुलरली फीमेल्स को, एक मेल को प्रॉब्लम होगी उस सिर्फ उस मेल को होगी, एक फीमेल को प्रॉब्लम होगी पूरा परिवार सफर करे। राइट, बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल। जैसे कुछ लंग्स को लेकर, लंग्स इश्यूज को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में मिथ भी है, खास तौर पे अगर हम बात करें एक बार, क्योंकि ज़्यादा अगर हम ऑफिस एटमॉस की बात करें या फिर स्पेसिफिकली मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में गर्मियों की बात करें, समर की बात करें, तो ज़्यादातर लोग अंदर एसी में ही रहते हैं। तो ज़्यादा समय तक एसी में रहना भी क्या लंग्स को अफेक्ट करता है? थोड़ा बहुत करता है, बट मतलब अगर आप कंटिन्यूसली मतलब एसी में रह रहे हैं, एसी में रह रहे हैं, दैट इज वेरी डेंजरस। अच्छा, तो
ओपन एनवायरनमेंट में आपको में भी बीच चाहिए। बीच में जाना ही चाहिए। जैसे आप ऑफिस ब्रेक लेते हैं, उसको प्लीज सिगरेट ब्रेक मत करिए, उसको सुट्टा ब्रेक मत करिए, Yes, yes. उसको थोड़ा छत पे चले जाइए, थोड़ा ब्रिस्क वॉकिंग करिए 10-15 मिनट। हाँ एक आपको ऑफिस के लिए, आपने ऑफिस का क्वेश्चन पूछा, मैं हर ऑफिस में जाके बताता हूँ, जितने भी चैनल्स में मैं गया सबको बताता हूँ, और वो क्या करते हैं, इस चीज का स्निपेट बना के अपने पूरे स्टाफ को दे देते हैं। मैं आपको एक सिंपल एक्सरसाइज बताता हूँ। Yes, आपने yes, मुझसे yes. सोल्यूशंस पूछे थे, उसी सोल्यूशन में आप ऑफिस वर्कर हैं, आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है कुछ भी करने का, कंप्यूटर पे आपका काम है, डेस्क पे आपका काम है, आप सिंपल एक चीज करिए, आप बैठे बैठे सबसे पहले तो अपना पोस्चर करेक्ट करिए, क्योंकि आप सीधे जब बैठे हैं, पोस्चर करेक्टेड है आपका, 20% आपकी कैपेसिटी जो है लंग की वैसे ही बढ़ जाती है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पोस्चर करेक्शन जो है आजकल उसकी क्लासेस होती हैं बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज में, सो आप वो करिए। दूसरा चीज आपको एक सिंपल एक्सरसाइज बताता हूँ, आप लंबा सांस खींचिए, पूरी छाती को फुलाइए और सांस को 40 सेकंड के लिए रुक के रखिए। ठीक है। अगर आप ये कर सकते हैं, और इसको आप बार बार कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपने डेस्क पे बैठे बैठे कर सकते हैं, हर ये 2-3 घंटे के बाद जब याद आता है कर सकते हैं। आप खुद ही देखेंगे, आप शुरू में 40 सेकंड नहीं रोक पाएंगे, ठीक है। 20-25 जो भी है आपका नंबर है, उसको 1-1 सेकंड करके बढ़ाइए, राइट 40 सेकंड तक पहुंचाइए। हर 2-3 घंटे बाद एक बार करिए, दिन में 4-5 बार करिए, आपकी लंग कैपेसिटी 5 to 10% इंप्रूव हो जाएगी। और जो 40 सेकंड कर पा रहे हैं वो 50 कर लें इसको, तो मतलब उसको इंक्रीमेंट जितना आप देते जाएंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। Right, सो ये कुछ चीजें हैं जो हम अपने ऑफिस में बैठे बैठे किसी भी और चीज को छेड़छाड़ किए बगैर कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये बहुत बढ़िया है। दूसरा एक बात करें कि जैसे स्टीम लेना या काढ़े पीने से कुछ हमारे लंग्स को कुछ फायदा होता है? कुछ खराबी भी नहीं, राइट स्टीम कुछ बहुत बीच ज्यादा में अगर बहुत ज्यादा जैसे पोल्यूशन है, बहुत ड्राइनेस हो रही है, आप स्टीम लीजिए। स्टीम को भी एक्सेसिव नहीं लेना है, क्योंकि जो हमारा प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं नाक की, लंग्स की, उसको अगर बहुत एक्सेसिवली लेंगे तो डैमेज करेगी। एक आधा बार स्टीम लेने से कोई खराबी नहीं, ले सकते हैं। काढ़ा अगर आपको उसके इंग्रेडिएंट्स पता है, ऐसा नहीं होना चाहिए उसके अंदर स्टेरॉइड होना चाहिए, कुछ होना चाहिए, आपको उसके इंग्रेडिएंट्स की समझ है, काढ़ा बनाइए, हो सकता है वो थोड़ा आपको बेनिफिट करे, नुकसान कुछ नहीं करेगा। बट अगर आप इसको सोच रहे हैं कि ये सोल्यूशन है किसी चीज करने, सोल्यूशन नहीं है, बट हाँ प्रिवेंटिव मेजर्स आ सकते हैं। कफ सिर्फ आमतौर पे जैसे सब अपने पास ही रखते हैं, और तो वो सिम्टम को मतलब सप्रेस करता है, ठीक करता है, सिर्फ सप्रेस करता है, सिर्फ सप्रेस करता है, सिर्फ दबा देता है, वो दबा देता है। हाँ। और कुछ दिनों के लिए आपको रिलीफ हो जाता है, हाँ। लेकिन जो आपकी प्रॉब्लम है वो बिल्कुल वो वैसे ही रहेगी। राइट, तो वो नहीं लेना, ठीक है। एयर प्यूरिफायर के बारे में जैसे तो एक बार बात करी, बट वो सबके लिए नहीं है सबके लिए। हाँ। बट अगर हम उसको ये समझ के करें कि हम एयर प्यूरिफायर लगा लेते हैं और हम बिल्कुल प्रोटेक्ट हो गए पोल्यूशन से, वो बिल्कुल नहीं है। पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, पर्टिकुलर लोगों के लिए, फिक्स टाइमिंग्स के लिए वो ऑब्वियसली है, लेकिन आप उसको अपनी लाइफ का पार्ट मत बनाइए। पोल्यूशन से आप तब भी लड़ते रहिए, पॉलिटिशियन से सवाल तब भी पूछते रहिए। राइट, ठीक है। दोबारा से हम एक बार इसको रीफ्रेज ऐसे कर लेते कि लाइफस्टाइल चेंजेस या फिर लंग्स के लिए कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज या कोई भी लंग्स को हेल्दी रखने के लिए वो फूड हो सकता है, वो एक्सरसाइज हो सकती है, या लाइफस्टाइल चेंजेस, कुछ भी ऐसे पहला टिप्स? ये डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज बड़े आराम से कर सकते हैं आप, होल डे में 3-4 बार कर सकते हैं। अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, वेल हाइड्रेटेड रखना लंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मतलब पानी पीते रहे। बिल्कुल, हमारा 70% जो शरीर है पानी से बना हुआ है, अगर उसी में 70% फेफड़े भी पानी से बने हुए हैं, सो आप पानी पीते रहेंगे, अपने आप को अच्छा हाइड्रेटेड रखेंगे। 3 से 4 लीटर पानी अगर आपके डॉक्टर ने मना नहीं किया है तो आप पिएंगे, सो ऑब्वियसली आपकी लंग है तो इम्प्रूव होगी। आप हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए, आप बहुत ज्यादा तला हुआ बाहर का जंक, शुगर, इसको अवॉइड करिए। ये सब कुछ आपकी लंग कैपेसिटी को बढ़ाने में हेल्प करेगा। योगा करिए, प्राणायाम करिए, कार्डियो रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज करिए, क्रॉस ट्रेनर करिए, रनिंग करिए, ब्रिस्क वॉकिंग करिए, ये सब कुछ आपको बेहतर बनाएगा, आपके फेफड़ों को बेहतर बनाएगा। और अगर आप इसमें से कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो आपके फेफड़े हर दिन वीक होते जा रहे हैं, और पोल्यूशन या सिगरेट की मार आपको किसी ना दिन। जैसे वजन ज्यादा बढ़ जाता है, हमारा ओबेसिटी की बात कर लें तो ओबेसिटी भी क्या लंग हेल्थ को अफेक्ट करता है? बहुत ज्यादा, क्योंकि जैसे ही ओबेसिटी बढ़ती है आपकी जो सांस लेने की कैपेसिटी होती है, मसल पावर वीक हो जाती है, आप छोटी छोटी सांस लेना स्टार्ट कर देते हैं।
जिस तरह ये होता है, आप सांस का काम क्या है, ऑक्सीजन को अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना, दोनों ही मैकेनिज्म खराब हो जाते हैं। एक मोटा आदमी 100-200 किलो का जो आदमी है वो हाइपोक्सिक, मतलब उसका ऑक्सीजन भी कम होता है और वो हाइपर कैपिंग, मतलब वो उसकी जो कार्बन डाइऑक्साइड निकालने की कैपेसिटी होती है शरीर से वो भी कम होती है। दोनों ही चीजें उसको कुछ ही सालों के अंदर एक रेस्पिरेटरी क्रिपल बना देंगी, मतलब बेड पे लिटा देंगी, और हो सकता है वो वेंटिलेटर पे भी चला जाए। ओबेसिटी जो है वो बहुत ही खतरनाक है लंग हेल्थ के लिए। तो ओबेसिटी जैसे भारत में बात करें तो ओवरऑल ओबेसिटी नहीं है, एब्डोमिनल ओबेसिटी आपने देखा होगा कि टमी काफी ज्यादा, सेंट्रल ओबेसिटी तो वो भी उतनी खतरनाक नहीं, उतनी खतरनाक है। क्योंकि जब आपको सेंट्रल ओबेसिटी होगी तो आपके यहाँ पे डायफ्राम नामक मसल होती है, जो मेन मसल है रेस्पिरेशन की, जो आपकी रेस्पिरेशन को वो करती है। जैसे जैसे ये पेट बढ़ता जाएगा डायफ्राम वीक होता जाएगा, तो वो युवा लंग जो लेने की कैपेसिटी है वो रिड्यूस होती है। तो मतलब पेट आपको कम करना है, कम करना ही करना है अपने लंग्स के लिए। नहीं नहीं बिल्कुल। एक सबसे बड़ी जो मिस्टेक लोग अक्सर करते हैं, एक या दो मिस्टेक ऐसे जो उनके लंग हेल्थ को खराब करती है, नॉन स्मोकर की बात कर लें, हेल्दी नॉन स्मोकर की। हाँ कोई एक्सरसाइज या कोई अपने उसमें दिनचर्या में ना डालना, अच्छा सेडेंटरी बैठे रहे, सेडेंटरी लाइफस्टाइल फॉलो करना, और बहुत ज्यादा पोल्यूटेड एरिया में बिना किसी प्रिकॉशन के जाना, और ये तो मेन दो चीजें, ये दो चीजें ज्यादा बहुत कॉमन, और अपने सिम्टम्स को इग्नोर करना, सिम्टम्स को इग्नोर करते रहना। राइट, बिल्कुल नहीं करना। ठीक है सर। एक जैसे इंडोर पोल्यूशन की बात की तो घर में अगरबत्ती जलाना या फिर रात को सोते वक्त हम मॉस्किटो रेपेलेंट या सब इस तरह की चीजें लगाते तो वो कितना सेफ है? बिल्कुल अनसेफ है सर। अनसेफ। डिओड्रेंट लगाना, हाँ, सारे एरोसोल्स हैं आपके श्वास नली में, तो डिओड्रेंट नहीं लगाना? बिल्कुल नहीं। अच्छा। अगर आपने लगाना है आप इत्र लगाइए, जैसे हमारे बूढ़े म्यूजिक लगाते थे। अगर आपको खुशबू का शौक है, भारत में इत्र की इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, आप वो यूज करिए। इत्र? इत्र, अच्छा, जो हाँ हाँ फॉर्म ऑफ यस यस, परफ्यूम्स होता है, हाँ वो हाँ, लगाइए। ओके, एरोसोल्स तो बिल्कुल अवॉइड करिए। हाँ, अगरबत्ती और ये जो धूप बत्ती वगैरह है, भगवान इसके बिना भी सुनते हैं। मैं बहुत ही बड़ा सनातनी हूँ यस सर। यस बिल्कुल, मैं हाँ आज तक कभी मैंने ना अगरबत्ती जलाई है ना कहीं, तो भगवान मेरी सुनता होगा। ठीक है। दूसरी तीसरी चीज जो आपने बोली, ये जो आपके मॉस्किटो रेपेलेंट, हाँ हाँ, वेरी डेंजरस, पर्टिकुलरली जिसके लिए लगा रहे हैं आप, सोच रहे हैं बच्चे के लिए लगा रहा हूँ, उसके लिए तो बहुत अच्छा है, वो उसी बच्चे के लंग्स को बर्बाद कर रहे हैं। आप उससे बेहतर है, जैसे वो पुराने जमाने में हमारी वो चाबियां हाँ आती थी ना हाँ हाँ, सर, यस वो यस, बड़े आराम हाँ से नेट उसके लग बाद जाता, नेट्स मिल मच्छरदानी, जाते हैं, हाँ हाँ, वो मच्छरदानी वो लगाइए। लगाइए। शाम को अपने रूम्स और ये जो खिड़कियां वगैरह बंद कर लीजिए, ओके, ताकि मच्छर अंदर ना आ सके। अच्छा क्योंकि अच्छा, मॉस्किटो रिपेलेंट्स हर प्रकार के, जो जलाने वाले हाँ होते हैं वो भी, और जो ये स्प्रे करने वाले, स्प्रे करने वाले, अच्छा, ऑल आर इक्वली डेंजरस। ओह, जो भी चीज एरोसोल है सर, वो डेंजरस है, क्योंकि वो सीधा आपके श्वास नली में जा रही है और फिर आपके श्वास तंत्र में जा रही है। इनफैक्ट सर ऐसा देखा है मैंने भी, जैसे रात को अगर कई बार आपने कुछ ऐसा मॉस्किटो रेपेलेंट लगाकर रखा रूम में, और आप जब सुबह उठेंगे तो आपको बहुत ज्यादा हैवी हेड, हाँ हेवी हेड हेडेक, होगा, आप यस उसी टाइम यस देख यस, लीजिए। हाँ हमें बहुत ज्यादा आजकल स्ट्रॉन्ग वाले भी आए हुए हैं, आप यस लगाइए, यस, 5-10 मिनट के बाद आपका सर सर जो भारी, है थोड़ा भारी हो जाएगा, घूमने लगेगा। सो दीज आर नॉट गुड थिंग्स, ये तो बिल्कुल अवॉइड करिए। ओके सर। घर में कई बार जैसे ह्यूमिडिटी वगैरह ज़्यादा होने की वजह से मोल्ड वगैरह और ये सब चीज़ें भी होती है, तो वो भी क्या लंग्स को इफेक्ट करती है? कि क्लीनिंग कितनी ज़रूरी है घर में? मैंने जैसे आपको जी, बताया कि आपने बहुत बड़े आर्टिफैक्ट्स लगा रखे हैं, उसके आप उसको क्लीन नहीं कर पाएंगे। हम्म, इंडिया में कोई मैकेनिज्म ही नहीं है कि आप उसको वैक्यूम क्लीन कर पाएं रोज। दिन में क्या होता है, तो जब ये थोड़ी से अगर कोई गीला एरिया है या गीली हो रही है दीवार या कुछ वैसा हो रहा है, तो उसमें फंगस को बहुत ज़्यादा वो करती है। इंडिया में बहुत कॉमन है ये। जब आपने आप नॉर्मल ब्रेड रख के देखिए, उस पर फंगस हो रहा है। यस 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 यस, जो ये फंगस होती है, जो भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होगा आपके घर में, उस फंगस इन्फेक्शन, की इन्फेक्शन को, क्योंकि अब सबसे कॉमनली क्या होता है, क्योंकि वो सांस ले रहे हैं, तो ये फंगस के छोटे छोटे कण जो है ये के शरीर में चले जाते हैं। और अगर आप प्री एग्जिस्टेंस प्रॉब्लम है, आपको ट्यूबरक्लोसिस है, किसी प्रकार की और प्रॉब्लम है, तो ये वहाँ जाके एकदम जम जाएंगे। जैसे मैंने एस्परजिलोमा नामक बीमारी बताई, वो इन्हीं लोगों में कॉमन होती है जिनको डायबिटीज़ होती है, कैविटीज़ बनी है लंग में, और के घर जो हैं वो पूरी तरह थोड़े हाइड्रेटेड रहते हैं, थोड़े गंदे रहते हैं, उनमें ये फंगस की बीमारी ज़्यादा इन्फेक्शन। उसको तो बिल्कुल साफ रखना चाहिए। ओके ठीक है सर। इसके अलावा जैसे आजकल हम कुछ जगह सुना है कि जो नॉन स्टिक कुकवेयर वगैरह उसकी कुछ फ्यूम्स वो करती है फिर? अच्छा वो करती है, वो मतलब कोशिश करिए, हाँ, जैसे पुराने ज़माने में हम उस पे पीतल में या कॉपर में या ऐसी चीज़ों में बनाया करते थे, वो खाना बेटर है रादर देन अगर आप ये जो लेटेस्ट नॉन स्टिकवेयर वगैरह है, ये जितनी भी चीज़ें जल रही हैं वो फ्यूम्स को छोड़ रही है, वो आपके खाने को भी खराब कर रही हैं और आपके लंच को भी खराब।
राइट। एक सही ब्रीदिंग करने का तरीका क्या है और हम कितनी बार दिन में मतलब अब ब्रीथ देखिए कर हम 20,000 बार अच्छा सांस डायरेक्ट सांस सांस लेते हैं। लेते हैं ओके अब एटलीस्ट ये बेसिक चीज देखिए, हाँ एक चीज है ब्रीदिंग भगवान ने आपको फ्री दी है, हाँ वो आपके दिमाग में फिट करके भेजा है कि ऐसे ही करना है। आप ऐसे कभी सोचते नहीं है ब्रीदिंग के बारे में, एग्जैक्टली पर फिर भी एक लॉन्ग गहरी पहले पोस्चरल करेक्शन, सीधा बैठना, हाँ फिर गहरी सांस लेना हाँ और उसको आराम से छोड़ना। ये एक नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न बनना चाहिए। हाँ अगर आपकी सांस छोटी छोटी है, हाँ जैसे ऐसे करके अगर आपकी सांस आ रही है, या किसी भी अंदर लेने में या बाहर लेने में आपको कहीं पेन हो रही है, घुटन महसूस हो रही है, इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम है, तो आप उसको कोरिलेट करिए और जीत दिखाए। सो इस नॉर्मल सांस का पैटर्न आपका दिमाग बचपन से सीख के पैदा हुआ है, वो फॉलो होता रहेगा। उसको हम खराब खुद ही कर लेते हैं, ऐसे झुक के हाँ हाँ यस यस छोटी छोटी सांस लेना स्टार्ट कर देंगे, हाँ एकदम आपकी लंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाएगी। आप बात कर रहे थे कि लोग सुबह जब उठते हैं उठते हैं, तो इसमें भी बहुत बड़ा कारण, क्योंकि ओबेसिटी बहुत है, मोटापा अच्छा बहुत है, वो जो यहाँ पे चर्बी होती है वो सांस के तंत्र को दबा देती है, रात को जुबान गिर जाती है पीछे यस 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 वो प्रॉपरली जो कार्बन डाइऑक्साइड है शरीर से निकल नहीं पाता, रात को और सुबह आते आते वो पूरा सर भारी हो चुका होता है, फिर सारा दिन आपका वैसे ही निकलता है। आजकल आपने देखा होगा लोग बाईपैप्स वगैरह यूज कर रहे हैं, मशीन से लगा के सो रहे हैं इसके लिए। अगर आप अपने आप को पतला कर देंगे तो प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो जाएगी। नहीं नहीं ठीक है। तो घर में जैसे विंडोज वगैरह हमें रात को क्या ओपन करके सोना चाहिए, ऐसा कुछ उससे फर्क कोई खास? क्योंकि मॉस्किटो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया हाँ में, हाँ मॉस्किटो इंड्यूस्ड डिजीज जो है वो इंडिया में बहुत कॉमन, हाँ हाँ तो मैं एडवाइज नहीं करता हूँ। कि आपको प्रॉब्लम फिर है हाँ अब आप पता चला आपने विंडो खोली फ्रेश एयर के लिए और आपको डेंगू हो गया, तो वो भी इतना डेंजरस है। राइट राइट अगर आप उससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें तो ऑब्वियसली आप हो सकते हैं। ठीक है। कुछ लोग जो स्मोकिंग करते थे उन्होंने स्मोकिंग छोड़ दी है, तो उनके लंग्स क्या फिर अपने आप हील होना शुरू हो जाता टाइम लगता है, हाँ। 1 से 2 साल का समय लगेगा, तब जरूर बेटर होंगे। पोल्यूटेड से नॉन पोल्यूटेड एरिया में आप शिफ्ट हो गए हैं, अगर बिल्कुल ही नॉन पोल्यूटेड एरिया है, सच में नॉन रिचुअल है, ऐसे नहीं टॉयलेट श्रीनगर को भी नॉन पोल्यूटेड मारते हैं, वहाँ का भी AQI लेवल 150 से करीब करीब होता है। सो वैसा नहीं, जो बिल्कुल ही नॉन पोल्यूटेड एरिया है, अगर आप उसमें शिफ्ट हो गए हैं, हो सकते हैं, या आप उसको बिलोंग करते हैं, आप वापस जाना चाहते हैं, तो आप इसके आपके लंग ये सिर्फ 2 साल के अंदर इम्प्रूव हो जाएंगे। सोशल मीडिया पे कई बार बात की जाती है, कई हेल्थ इन्फ्लुएंसर बात करते हैं लंग्स को डिटॉक्सिफाई करने की, ऐसे कुछ होता है क्या? लंग्स कुछ नहीं आप लंग्स को हेल्दी रखिए, वही उसका डिटॉक्सिफिकेशन है। अच्छा पानी पीजिए, अच्छा खाना खाइए, जंक मत लीजिए, एक्सरसाइज करिए, वही उसका डिटॉक्सिफिकेशन है। कोई भी केमिकल तरीके से लंग्स को डिटॉक्सिफाई नहीं किया। ओके। लंग्स को जैसे हमने हेल्दी रखने के लिए अगर दो चीज़ों में से पिक करना पड़े, कि कोई कहता है कि मैं कार्डियो करता हूँ लंग्स को ठीक रखने के लिए, या कोई कहता है मैं प्राणायाम करता हूँ, तो दोनों में से बेटर कौन सा है, या दोनों ठीक है? दोनों ही करने चाहिए। अच्छा दोनों ही करने चाहिए। करनी चाहिए। अच्छा प्राणायाम देखिए आपको मेडिटेटिव कैपेसिटी भी देगा, आपका माइंड भी काम होगा, और जो कार्डियो कार्डियो है उससे आपकी रेस्पिरेटरी रेट बढ़ेगा, मसल्स थोड़े स्ट्रांग होंगे आपके। तो अगर आप दोनों कर सकें बेस्ट है, नहीं तो आप अपना पर्सन चूज कर लीजिए, लेकिन आपको एक तो करना ही एक करना जरूरी है। हफ्ते में 2 या 3 बार करें तो चलेगा? 3 to 4 टाइम्स चलेगा। इसके अलावा पेशेंट जो आपकी ओपीडी में आपको सबसे ज़्यादा एक्सक्यूज देते हैं कि मतलब कुछ भी हो सकता है कि मैं तो सिर्फ ओकेजनली या कभी कभी, ऐसा कौन सा एक्सक्यूज सबसे? सिगरेट में कभी कभी पी लेता हूँ, शराब में कभी कभी पी लेता, एक्सरसाइज में नहीं कर पा, मेरे पास टाइम ही नहीं है। मतलब मुझे लगता है कि या मैं तो पूरे दिन घूमता रहता हूँ, करता हूँ, मैं तो बिजी ट्रैवल करता हूँ। अब मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी जी से ज्यादा हाँ busy बिजी इंसान गई हो होगा। एग्जैक्टली। बट मैंने उनका वो शेड्यूल पढ़ा था कि उनका इंटरव्यू भी देखा था अक्षय कुमार जी के साथ, वो कहते हैं कि मैं सुबह जरूर योगा करता हूँ, मैं किसी भी दुनिया की कंट्री में हूँ, मैं अगर नरेंद्र मोदी जी जो 140 करोड़ भारतीयों को भी बेचारे देख रहे हैं, अगर वो कर रहे हैं, तो भैया आप तो उससे ज्यादा बिजी नहीं हो सकते। एग्जैक्टली हाँ 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 बिल्कुल। एक इनफैक्ट अभी थोड़े दिन पहले मैं एक रिसर्च भी पढ़ रहा था कि यहाँ पर जैसे खासतौर पे वर्किंग वुमेन की बात कर लें तो उनमें ओबेसिटी बढ़ रही है, और वो बात करते हैं कि हम तो घर का सारा काम करते हैं, तो घर का काम क्या एक्सरसाइज में आता है? वही पहले मैंने आपको बताया, यस यस यस। स्लो स्लो काम कर रहे तो हैं उसको जिसमें आपका कार्डियो रेस्पिरेटरी कोई एक्सरसाइज ही नहीं हो रहा, वो काम नहीं है, वो आपको और उल्टा तंग ही कर रहा है। राइट ये राइट। तो बिल्कुल ही छोड़ दीजिए। तो आपको So, रेगुलर घर के जो घर में चलने के वो 10,000 स्टेप आपने काउंट कर लिए, वो उसमें काउंट नहीं होंगे। ठीक है। लंग्स के लिए हेल्दी डाइट आप क्या बताएंगे? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हाँ हरी सब्जियां, अच्छा पानी, हम्म, ठीक है, एक मैच्योर्ड जो डाइट होती है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स की फैट्स मात्रा की। बिल्कुल परफेक्ट है वो, और सीजनल
डाइट लेना, हाँ जंक अवॉइड करना, शुगर्स अवॉइड करना, कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड करना, सिगरेट शराब अवॉइड करना, ये बेस्ट है अगर कोई कर सके। और जितना शरीर को ज़रूरत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उतना ही खाना खाना। ओके मैं जैसे मेरी एक पर्सनल आदत है कि मैं दिन में 2 ही बार खाना खाता हूँ, क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी ऐसा लिखा है। और मैं सोचता हूँ कि जो ये वेस्टर्न कंसेप्ट है ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का, ये इंडियन पॉपुलेशन के लिए नहीं बना है। इंडियन पॉपुलेशन शुरू से, मैं अपने दादा के ज़माने से देख रहा हूँ कि वो सुबह खाना खाया करते थे, ये सारा दिन काम करते थे, शाम को 6-7 बजे के फिर वो फिर सूर्यास्त के टाइम पे फिर से खाना खाते थे, या उससे पहले खाते थे, राइट और उसके बाद वो अपना चलने फिरने के बाद 1-2 घंटे आराम करने के बाद सोते थे। सो अगर आप ये सिंपल चीज़ें अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करते हैं कि आप सुबह जल्दी उठिए, कुछ प्राणायाम करिए, नाश्ता उठने के 2-2.5 घंटे के बाद करिए, नाश्ता करने के बाद आप कुछ मत दिन को मत खाइए, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, कुछ आपको अगर मंचिंग करनी है तो आपको प्रोटीन वगैरह कुछ ले लीजिए, कुछ और चने खा लीजिए, सत्तू खा लीजिए। उसके बाद आप शाम को 6-6:30 बजे के करीब डिनर करिए घर जाके, और उसके 1 या 2 घंटे के बाद आप सोइए। अगर आप ये सिंपल चीज़ें भी फॉलो कर लेते हैं, मुझे लगता है इससे बेटर आपको कोई और एडवाइस दी नहीं जा सकती खाने के बारे में। राइट सर चलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच सर थैंक यू बुलाने के लिए सर, और मतलब इतने अच्छे क्वेश्चंस पूछने के लिए जो मुझे लगता है कि रेलेवेंट है सर। जी 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 बिल्कुल सर थैंक यू सो मच सर थैंक्स सर